हाँ चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं लोग। गुड मॉर्निंग क्लास, अब सब लोग को गुड मॉर्निंग। इससे पहले के क्लास में हम शायद आप लोग को क्रोमोसोम तक पढ़ा दिए थे। क्रोमोसोम यहाँ तक समझाया था। आगे का क्लास देखना था हम लोग को। क्रोमोसोम के आगे कहाँ तक थे, शायद डीएनए भी बताए थे। आज थोड़ा सा उसके आगे बता के सेल के चैप्टर को ख़त्म करेंगे हम लोग। डीएनए जो होता है वो भी कहाँ पाया जाएगा भाई, क्रोमोसोम में ही पाया जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे डिटेल से देखते हैं इसको। देखिए इससे पहले वाले क्लास को तो आप लोग को पूरा बता दिए थे। आप लोग को केंद्रक से लेके ए टू जेड चीज़ें बता दिए थे क्लास के बारे में कि कहाँ से क्या क्या चीज़ें थी, केंद्रक क्या था, लाइसोसोम क्या था। ये सारी चीज़ें आपको फ्राइडे तक के ही क्लास में बता दिए थे। क्रोमोसोम और हमको याद है वहाँ तक डीएनए के बारे में भी समझाए थे। हाँ चलिए आगे देखें। अब देखिए भाऊ, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया राइबोसोम, ये हो गया आपका सेंट्रोसोम, ये ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ हो गया न्यूक्लियस। अब इसमें हम लोग न्यूक्लियस जो था, न्यूक्लियस को क्या कहा गया था, केंद्रक। केंद्रक बीच में होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोज किया था। इस केंद्रक के अंदर पाया जाता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, अब ये क्रोमोसोम जो मान हिंदी में क्या कहते हैं इसे, गुणसूत्र। मानव में इसकी संख्या कितनी होती है, 46। 46 से इनकी संख्या मानव में 46 क्रोमोसोम इसमें पाए जाते हैं सब। आगे देखते हैं लोग क्रोमोसोम। अब इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इसी क्रोमोसोम में पाया जाता है आपका डीएनए, और इसी क्रोमोसोम में पाया जाता है आपका जीन। यहाँ से समझ जाएंगे, फिर आगे समझेंगे हम लोग। क्रोमोसोम मानव में 46 पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में 1 पाया जाता है। टेरिडोकाइटस जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं सब। और आलू हो गया, चिंपैंजी हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब में 48 होते हैं। सब आपके पीडीएफ में इसका लिस्ट दिया हुआ है। समझ में आएगी नहीं आगे। अब देखिए, अब तो सबसे पहला एक तो समझिए कि खुद ही एक कोशिका बहुत छोटी होती है। उस कोशिका के अंदर आपका पाया जाता है ये आपका केंद्रक। इस केंद्रक में ना आपके क्रोमोसोम मिलते हैं। सब क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं, सब पेयर्स में होते हैं सब। अब जैसे ये 2 क्रोमोसोम है, एक नहीं है, ये 2 है। अब यहाँ ध्यान से समझिए, इस क्रोमोसोम को सबसे पहले अब इसको खींचेंगे ना, तो इसको खींचेंगे तो एक लच्छा टाइप का निकलेगा, और खींचेगा तो और लंबा हो जाएगा। तो ये जो लच्छा टाइप का निकला है, ये देखिए, ये तो क्रोमोसोम हो गया। क्रोमोसोम से ही खींचेंगे तो आपका मिलेगा डीएनए। क्रोमोसोम का एक पार्ट होता है डीएनए, तो ये जो है डीएनए हो गया। और डीएनए को और खींचेंगे ना तो ये हो जाता है जीन। तो डीएनए में ही क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है। समझ में आ रहा है आपको। तो पूरे कोशिका में आपका केंद्रक पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा। हर एक केंद्रक में कितने क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम। यही क्रोमोसोम हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। इस 46 में से किसी एक की जिम्मेदारी है आँख बनाना, किसी का काम है लीवर, हार्ट, गुर्दा, ये सब बनाना है। अगर इसमें कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में कोई ना कोई एक पार्ट छूट जाएगा, वो बन ही नहीं पाएगा। और अगर इसमें अधिकता हो गई तो हमारे शरीर का कोई ना कोई पार्ट एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया। इसी में क्या है, डीएनए, और डीएनए को खींचेंगे तो जीन, और इसी के बीच में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जिसको एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन बोले थे। आपको कल के पिछले क्लास में हम आपको इसको समझाए थे। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। कहेगा कि हमारे शरीर में जो माता पिता का गुण जो होता है वो पुत्र में ले जाता है, यानी अनुवांशिक गुण यानी हेरिटेज को कौन ले जाता है, तो अलग अलग ऑप्शन हो जाते हैं। कभी जीन होगा तो भी सही है, डीएनए है तो भी सही है, क्रोमोसोम है तो भी सही है। ऑप्शन में कोई एक ही रहता है। लेकिन अगर क्या होगा, जब तीनों आ जाए तो ज़्यादा ऑप्शन किस पे प्रीफर किया जाता है, डीएनए पर प्रीफर किया जाता है। क्योंकि डीएनए का यहाँ पर, अब देखिए, डीएनए को पहली बार किसने देखा था, कार्ल्सबर्ग। डीएनए का मॉडल किसने बनाया था, वाटसन एंड क्रिक ने इसका मॉडल बनाया था। अब ये आ जाते हैं जीन पर। देखिए, ज से जीन, देहात में ना किसी चीज को खोजने को कहते हैं जो हो, कहते हैं ना जो के निकालो। तो जीन को खोजना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि डीएनए खुद ही छोटा था, उसमें और खोजना मुश्किल था। तो जीन को खोज के निकाले थे कौन से, जोहानसन ने निकाला था। तो जीन की खोज जोहानसन। ये जेनेटिक्स चैप्टर में इसके जीन के बारे में ज्यादा पढ़ना है। यहाँ आपको मेन जो थीम है वो कोशिका पर पढ़ना है, ना कि यहाँ जेनेटिक्स का पढ़ना है। डीएनए वाटसन एंड क्रिक हो गया, मॉडल दिया ये कार्ल्सबर्ग ने खोज किया। जीन को खोजा था जोहानसन ने। अब ये समझ में आ रहा है। अगर आप इसको वापस समेटिए
काटिएगा, इसमें ले जाकर ऐसे घुसा दीजिएगा ऐसे, तो ये एक सिंपल सी स्ट्रक्चर इस टाइप का बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आपका, ये क्रोमोजोम हो गया, और इसको डाल दीजिए आप न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोजोम मानव में कितने, 46, चिंपैंजी 48, आलू 48, तंबाकू 48, टेरिडोकाइटस में सबसे ज़्यादा हो जाते हैं सर, 1300 से लेकर 1600 के बीच में हो जाते हैं सर। फिर बैक्टीरिया में आपके 1 क्रोमोजोम हो जाते हैं सर। तो ये चीज़ें आपको लिस्ट में दी गई है, जो फेमस था वो हम आपको बताएं। अब जरा हम, ये तो क्रोमोजोम समझ में आ गया। अब डीएनए के बारे में देखिए। डीएनए जो है ना वो एक्चुअली बना किससे है, जीन से है। जी, डीएनए की इकाई मतलब होता है किस चीज से मिलकर बना है। जैसे हम आपको कहें रोटी की इकाई तो आटा, लड्डू का इकाई बेसन, बेसने से नहीं बुनिया छान के बना देते हैं। तो कई सारे जीन मिलकर डीएनए बनाते हैं, और कई सारे डीएनए मिलकर एक क्रोमोजोम बनाते हैं। और ये क्रोमोजोम कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। यहाँ तक सब समझ में आ गया आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। आगे डीएनए देखिए, डीएनए ये तो जीन हो गया, इसी से ना बना हुआ है आपका। ये सब छोटे छोटे क्या है सर, जीन है सब। अगर आप अकेले देखेंगे तो जीन, मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका डीएनए। डीएनए में ये बीच में क्या होता है सर, न्यूक्लियोटाइड। ये इसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये 3 होते हैं सर, 4 होते हैं सर। एटीजीसी शॉर्टकट में क्या याद रखना है, एटीजीसी, यही याद रखिएगा। एटीजीसी काम करता है, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। पूरा नाम ना याद रखें, एटीजीसी याद रखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से याद हो जाएगा। और वैसे भी आपके पीडीएफ में तो दिया ही है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड होता है। पहले 2 आता है तब ना 3 आता है। तो एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। अगर हम थाइमीन को काट कर बताएंगे फटाफट, थाइमीन को काट कर क्या लगा दें, यहां पर क्या लगा दें कि ये आरएनए बन जाए। इससे पहले वाले क्लास में बताए थे, आंसर देंगे लोग फटाफट। डीएनए के जो नाइट्रोजन बेस होता है, डीएनए में वो नाइट्रोजन बेस में से अगर हम थाइमीन को काट दें और थाइमीन की जगह पे ऐसा क्या चीज जोड़ दें कि वो आरएनए बन जाए, फटाफट आंसर देंगे। आंसर देंगे हाँ, यूरेसिल। शशिकांत यादव जी, यूरेसिल, गुड। प्रोटीन गलत बात है भाई, ये कौन बोल रहे हैं प्रोटीन, प्रवीण कुमार जी गलत है। यूरेसिल सही है, यूरेसिल गुड। यूरेसिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा। आगे देखते हैं, यूरेसिल, सबका आंसर सही है। चलिए आगे देखिए। अब थोड़ा सा हम इतना तो पता है कि अगर हम आपको डीएनए दे दे तो आप क्या बना सकते हैं, आरएनए। ये भी तो बात हो सकता है, आरएनए देंगे तो डीएनए भी बना सकते हैं, यूरेसिल काट के थाइमीन बना देंगे। 1-2 क्वेश्चन और बताइए फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। डीएनए के बारे में हम पूछते हैं, डीएनए के बारे में फटाफट बताएंगे। कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व पाया जाता है, फटाफट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, ये सब आपको लिखना नहीं, दिमाग में होना चाहिए एकदम। डीएनए में कौन सा तत्व, आंसर मिलना चाहिए हमको तुरंत। डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाएगा, गुड, फास्फोरस। हाँ गुड, पी भी लिख देंगे तो समझ जाएंगे, फास्फोरस, वेरी गुड। आप पी भी लिख देंगे ना तो हम समझ जाएंगे कि आप फास्फोरस, वेरी गुड। बहुत से लड़के को फास्फोरस लिखने में टाइम लग रहा था, होशियार जितना था सब पी लिख के भेज दिया सर, फास्फोरस। आप बताएंगे फटाफट कौन सा बेस पाया जाता है, क्षार कौन सा पाया जाएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कौन सा बेस, फटाफट बेस, विच टाइप ऑफ बेस। आप शॉर्टकट लिख के भेज देंगे तो चलेगा, बेस, नाइट्रोजन में उपस्थित बेस, सॉरी इसमें डीएनए में उपस्थित बेस, एन नहीं लिखे बाबू, नाइट्रोजन को N2 बोलते हैं। अब एकदम में शॉर्टकट मत कर दीजिए, नाइट्रोजन बेस, कौन सा बेस, नाइट्रोजन बेस, वेरी गुड, नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, नाइट्रोजन हो गया। शुगर कहेगा तो भाई डी से क्या होता है, डाईऑक्सी राइबोज। ये क्या है, डी मतलब क्या, डाईऑक्सी। अब इतना तो बेवकूफ कोई नहीं होगा कि कहेगा कि आरएनए में कौन सा शुगर, तो भैया ये क्या है, राइबोज न्यूक्लिक शुगर, और ये क्या है, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक शुगर। कुछ अपने से दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे ना तो भी सही हो जाएगा। जैसे कह दिया शुगर कौन सा है, तो आप ही बताइए ना, इधर में अगर कहेगा कौन से टाइप का शुगर पाया जाता है, तो डी से डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक शुगर, राइबोज शुगर पाया जाता है। और इधर कौन सा शुगर पाया जाएगा भाई, तो इधर शुगर पाया जाएगा राइबोज शुगर। अब इसमें बताइए कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कौन सा बॉन्ड, बॉन्ड बोलेंगे फटाफट, बॉन्ड, नाइट्रोजन बॉन्ड या कौन सा बॉन्ड, बॉन्ड, वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। बॉन्ड पाया जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। और क्वेश्चन फटाफट देखते हैं।
यहां देखिए डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, क्या चीज, जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है वो कितने चीज से बना होता है, 4 चीज। कौन कौन, एडेनिन, एटी, जीसी, जीसी। एडेनिन थाइमिन में कौन सा बॉन्ड, फटाफट, एडेनिन थाइमिन में बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन में बॉन्ड डबल बॉन्ड। ग्वानिन साइटोसिन में बॉन्ड, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। इसमें पाया जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, वेरी गुड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इस बताइए डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है या जो इसका बेस होता है, इसमें से क्या काट दे, थाइमीन काट दे, क्या जोड़ दे, यूरेसिल जोड़ दे, क्या बन जाएगा आपका, आरएनए बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। डीएनए से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना, वेरी गुड। चलिए आप सब लोग का आंसर इसी तरह फटाफट मिलते रहना चाहिए। भाई ये कह रहे हैं कि सर इंग्लिश बताइए। अरे भाई ये आपको हिंदी लग रहा है? भाई आपको एक बात बता दे, साइंस में ना 80% चीज इंग्लिश ही यूज होगा। अब आपको क्या कहते हैं भाई, ये आपको ये बॉन्ड को इंग्लिश में कैसे लिखेगा, हमको तो नहीं लगता यहाँ हिंदी का कुछ क ख ग भी लिखे हुए हैं। अरे भाई अब आप लोग क्या चाहते हैं, हम खान साहब कहाँ चल जाए, मंगल ग्रह पे? यार गजब है यार, एक भी चीज इसमें इंग्लिश नहीं लिखे है। देखिए ध्यान से, डीएनए में अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया तो हम बता रहे हैं ना, माथा फोड़ देंगे हम, अगर मिल गया तू लोग एग्जाम सेंटर पे तो। डीएनए से एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए यहाँ पर। डीएनए से एक और क्वेश्चन पूछेगा, डीएनए कहाँ पाया जाता है, तब माथा पगला जाएगा, डीएनए कहाँ पाया जाएगा। तो पहले देखिए डीएनए बना किससे है, जीन से। जीन किससे बना है, डीएनए से। जीन से बनेगा डीएनए, और डीएनए से बन जाएगा क्रोमोजोम। ऐसे ही ना था जी, ये क्रोमोजोम था, और क्रोमोजोम से खींचे थे तो डीएनए था, उससे खींचे थे तो जीन। तो क्रोमोजोम कहाँ पाया जाएगा, तो न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाएगा, तो कोशिका में। पूरा आंसर होना चाहिए। देखिए कोशिका में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से खींचेंगे तो क्रोमोजोम, क्रोमोजोम से खींचेंगे डीएनए, और खींच देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जीन हो जाएगा। डीएनए आप कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। थाइमीन किस में पाया जाता है, डीएनए या आरएनए में? थाइमीन, थाइमीन किस में पाया जाएगा, थाइमीन, थाइमीन किस में पाया जाएगा, थाइमीन डीएनए में, वेरी गुड। यूरेसिल किस में पाया जाएगा, यूरेसिल, यूरेसिल पाया जाएगा आपका आरएनए में। अब ये तो डीएनए हो गया आपका। माता पिता का गुण यानी हेरिटेज या जेनेटिक्स या अनुवांशिक जो कहिए, खानदानी गुण कहाँ एक मतलब वंश से दूसरे वंश में कौन लेकर जाता है, डीएनए लेके जाता है। नहीं रहेगा तो मार दीजिएगा, जीन लेके जाता है। वो नहीं रहेगा तो मार दीजिएगा आपका क्या चीज, क्रोमोजोम लेके जाता है। और एक बार नीट के एग्जाम में पूछा था कि हेरिटेज का ट्रांसफर कौन करता है, जो जेनेटिक्स का, तो उसमें एसिड लिखा था। तो ध्यान से समझिए ना, डीएनए भी तो क्या है, एसिड है ना, है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, यही ना है जी। वायरस वगैरह में कौन लेके जाता है, आरएनए लेके जाता है, याद रखिएगा। आपसे हमेशा कंफ्यूजन पूछेगा कि डीएनए में और आरएनए हम लोग में कौन अनुवांशिक लेके जाता है, डीएनए लेके जाता है। तो डीएनए हमारा लड़का जो होगा वो भी आदमी की तरह होगा। ऐसा नहीं होगा कि आंख फूकेगा, ऐसे पंख लेके उड़ेगा, आई एम द सन ऑफ खान सर, ले आओ डायनासोर ऐसा आंख फूकेगा, ऐसा थोड़े फूकेगा। सोच रहा हमारा डीएनए में 46 क्रोमोजोम है, यही ना है, यही लेके जाता है। लेकिन जो वायरस वगैरह होते हैं सब, उसमें क्या होता है, आरएनए होता है। अब डीएनए और आरएनए में एक खराबी क्या है, ये बहुत देरी से बनता है। डीएनए जो होता है ना, रेप्लिकेट मतलब बहुत देरी से करता है, जबकि आरएनए फटाफट हो जाता है। तो देखिएगा जितने वायरस होते हैं, कोरोना वायरस क्या है, आरएनए है। कोरोना वायरस क्या है भैया, आरएनए है, फटाफट बन जाता है, एक को हुआ दूसरे को हो जाता है कोरोना। आगे बढ़े, आरएनए बता देते हैं, आरएनए। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आरएनए से, लेकिन जो आते हैं हम फटाफट आपको बता देते हैं। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आरएनए का पूरा नाम क्या हो गया, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आगे बढ़े, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए जो होता है ये बड़े जीवों में डीएनए जो होता है जेनेटिक गुण का ट्रांसफर करता है, जबकि आरएनए जो होता है वो छोटे जीवों में करता है। अब दोनों में अंतर देखिए, एक स्ट्रक्चरल अंतर पूछ देता है। देखिए ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये शेप डीएनए का है, ये शेप डीएनए का है। लेकिन अगर इसमें से एक साइड का काट देंगे ना, इस शेप में कर देंगे, केवल एक सिंगल ऐसे,
ये वाला आरएनए हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, डीएनए हो जाएगा। तो कहेगा कि दोहरी कुंडली, इंग्लिश वाले ध्यान देंगे लोग, इन डबल स्टैंडर्ड, यानी दोहरी कुंडली किस में पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड इज फाउंड इन, तो ऑप्शन नंबर बी पे रहेगा डीएनए। अरे भैया डबल स्टैंडर्ड एकरे में ना पाया जाता है, ये मॉडलवा दिया था वाटसन एंड क्रिक, खोजा थोड़े था वाटसन एंड क्रिक, वो तो दे मॉडल दिया था कि ऐसे होता है, समझ में आया। और सिंगल हेलिक्स यानी एक कुंडली यानी एक फेरा की तरह होता है आरएनए। दो गो अंतर आप समझ गए। पहला अंतर देखिए कि इसमें पाया जाता है थाइमीन और इसमें पाया जाता है यूरेसिल। दूसरा अंतर देखिए कि ये डबल होता है, डबल हेलिक्स, और ये कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स, समझा गया। तीसरा अंतर, ये जितने बड़े जीव होते हैं उनमें जेनेटिक्स का ट्रांसफर कौन करता है, डीएनए। जितने वायरस बैक्टीरिया ये सब होते हैं ऐसे खतरनाक, उनमें जेनेटिक्स का ट्रांसफर कौन करता है, आरएनए। आपका जो हेपेटाइटिस बीमारी हो जाता है, जॉन हेपेटाइटिस बी वगैरह, ये सब क्या होता है, लीवर वगैरह में जो बीमारियां हो जाती हैं वो आरएनए वायरस से हो जाती हैं। 3-4 अंतर तो समझ गए। अब खाली अंतरे पढ़ा जाएगा कि आरएनए के बारे में भी पढ़ा जाएगा, आरएनए के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग। बोर्ड का कलर चेंज कर दें। अरे भाई अब आप बोर्ड पे तो ठीक दिखिए रहा है जी, कहाँ कलर है, हम भी मोबाइल में देख लेते हैं ताकि आप लोग को कैसा दिख रहा है हमको भी समझ में आ जाए। तो कलर तो ठीक है दिख रहा है, अब मोतियाबिंद वाला है सब क्या इसमें कई तो चलिए देखिए यहाँ ध्यान से, ऊपर में हल्का सा चमक रहा होगा, ऊपर की लाइट बंद करेंगे तो हम दिखेंगे ही नहीं, एक तो हम अपने काला है। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपका 2-4 चीज पूछता है डीएनए आरएनए से कि टाइप्स ऑफ आरएनए। अब तक कुछ चीजें तो आप समझ गए, टाइप्स ऑफ आरएनए, क्या हम लोग में आरएनए पाया जाता है, पाया जाता है, लेकिन मेन वर्क नहीं करता है। जिस तरह से मोटरसाइकिल में आजकल जितना भी मोटरसाइकिल खरीदेगा उसमें एगो सेल्फ स्टार्ट देता है, दाबिया खरखरा के स्टार्ट हो जाता है, एगो किक देता है, मार ऐसे यहाँ पर, समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो किक भी देता है और वो भी देता है, थोड़ा सा कम कर दो वहां पे। तो आप बताइए हम लोग किसका यूज करते हैं, अरे सीधे सेल्फ स्टार्ट किए धड़ाक से मार के चल गए। तो हम लोग में जो डीएनए है ना सेल्फ स्टार्ट है, कभी कभी डीएनए काम नहीं करता तब आरएनए काम करता है। ये 3 टाइप के होते हैं सर। एक होता है मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। तो एम से क्या हो जाएगा बाबू, मैसेंजर आरएनए, एम से मैसेंजर आरएनए हो गया यहाँ पर। एमआरएनए, एम फॉर क्या हो गया, मैसेंजर। और दूसरा क्या होता है भाई, कट नहीं ना रहा है ये, उसमें मोबाइल में चेक कर लीजिए, उसका कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा। चलिए दूसरा होता है आपका ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए, और सॉरी ये दूसरा है ना, उसके बाद आरआरएनए। इससे आपका अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। मेन पर्पज ऑफ आरएनए इज टू प्रोड्यूस प्रोटीन। आरएनए का मुख्य काम होता है ना प्रोटीन निर्माण में सहायता करना। लेकिन आपसे बायोलॉजी में अजीब टर्म पूछेगा, कहेगा, इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों समझेंगे, विच पार्ट ऑफ इन आवर सेल is responsible to produce or to help in the synthesis of protein। अब बताइए सिंथेसिस मतलब क्या होता है, हिंदी में कहेगा संश्लेषण, कहेगा कोशिका का कौन सा अंग है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायक है। देखिए प्रोटीन तो बनाता आरएनए है, लेकिन सहायता कौन, सॉरी प्रोटीन तो बनाता राइबोसोम है, सहायता कौन करता है, आपका आरएनए। तो जब कभी भी याद रख लीजिएगा, कहीं कलम से लिख लीजिए कि संश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं उसे सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो संश्लेषण जब भी कहेगा तो आपका मतलब समझिएगा कि वो किसी न किसी चीज को बना रहा है, तो प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है। तो ये जो होता है ना, ये क्या करता है, सहायता करता है, सहायक है। किस चीज में सहायक है, तो प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में। अब बार बार हर चीज को नहीं लिखेंगे बाबू, कुछ चीजें याद रख लीजिए। जैसे आपको याद है ना कि दुबे जी माने पंडित जी हैं, मिश्रा जी माने पंडित जी हैं, यादव मतलब यादव जी लिखे माने ग्वाला हैं, एक वर्मा जी लिखे माने सोनार हैं। ये सब चीज पता है ना कि सिंह लिखे तो राजपूत है, पता है कि नहीं लिखे हैं। अब खान लिखे हैं तो पठान है, ऐसे पता है। ऐसे ही बायोलॉजी के टर्म्स याद रखिए, कौन कौन चीज को लिखेंगे। कैटाबोलिज्म मतलब काट देना, एनाबोलिज्म जोड़ देना, संश्लेषण बना देना, ये सब चीजों को धीरे धीरे याद रखिए। खैर बायोलॉजी खत्म होते होते याद हो जाएगा। देखिए अब प्रोटीन का जो बनना होता है बाबू,
प्रोटीन जो संश्लेषण, हम बार बार यूज करते हैं सिंथेसिस, संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण जो है वो एक एनाबोलिज्म है। एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म क्या होता है? तो एनाबोलिज्म मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण कर देना एनाबोलिज्म कहलाता है। अब ये निर्माण कैसे होता है? तो 20 जो होते हैं ना एमिनो एसिड, 10 + 10 बराबर, 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब इस पे कोई नहीं कहिएगा हिंदी लिखिए कि इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है एमिनो एसिड का। हमको टोटल कितने एमिनो एसिड चाहिए? 20 टाइप के एमिनो एसिड चाहिए, तो हमें एक ठो प्रोटीन मिलेगा। आप जरा याद कीजिए, कितने लोग हम देखते हैं कमेंट करके फटाफट आंसर देते हैं कि कितने एटीपी चाहिए थे एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज बनना भी तो एनाबोलिज्म था, क्योंकि कई एटीपी मिलकर क्रेब्स साइकिल चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से बन रहे थे। कितने एटीपी चाहिए? एटीपी कितने चाहिए? फटाफट आंसर देंगे। हाउ मेनी एटीपी रिक्वायर्ड टू मेड 38? वेरी गुड, लगभग सबका 38 आ रहा है। 33 कौन बोलता है? 38 वेरी गुड, 38 एटीपी। बस आप 38 लिख देंगे, हम समझ जाएंगे। 38 एटीपी नहीं भी लिखेंगे तो समझ जाएंगे हम। 38 एटीपी चाहिए, वेरी गुड। तो आप बताइए, छोटे छोटे चीज को जोड़कर बनाना क्या कहलाता है? एनाबोलिज्म कहलाता है। अब बताइए, खाना का पचना क्या एनाबोलिज्म है? नहीं भैया, ये तो कैटाबोलिज्म है। बड़का रोटी खाइएगा, कूच काच के पचा देता है। तो जब कूच काच के थूर थार के पचा दे, तो मतलब समझिए कि वो कैटाबोलिज्म है, काट रहा है। और ये क्या है? एनाबोलिज्म है। तो एनाबोलिज्म में 20 टाइप के प्रोटीन चाहिए। अब इसमें समस्या समझो भैया, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 10 टाइप का, हम यहां डायरेक्ट 20 नहीं लिखे, आप ध्यान दीजिएगा, 10 + 10 लिखे। 20 टाइप का एमिनो एसिड चाहिए हमारे शरीर में प्रोटीन बनने के लिए, और ये प्रोटीन हमारे शरीर का विकास करता है। अगर शरीर में प्रोटीन नहीं ना, तो आपकी शरीर का विकास ही नहीं होगा। और शरीर में अगर ग्लूकोज नहीं ना, तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, मनवाइल रहिएगा इसे। तो प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि हमारा दिन पर दिन विकास हो रहा है। ऐसे मारे फटाक से यहाँ कोशिकाएं टूट गई, तो अगल बगल की कोशिकाओं में विकास होगा, तभी ना भरेगा, नहीं तो घाव का घावे रह जाएगा। तो 20 टाइप का जो एमिनो एसिड चाहिए, इसमें 10 ठो हमारे शरीर में पहले ही से रहता है, और 10 ठो की जरूरत रहती है। यानी 10 जो शरीर में पहले से है, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो अननेसेसरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में है। और 10 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो आवश्यक हैं। क्या है भैया? आवश्यक है। इन्हें हम लोग नेसेसरी एमिनो एसिड कहते हैं। इसे हमें भोजन में लेना ही पड़ेगा। अब आप समझिए, आपको ज्ञान की आवश्यकता है। अब आप बताइए, आपको कुछ ऐसे ज्ञान है जो नहीं चाहिए। जैसे हम आपको कहेंगे ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, जरूरी है आपको? नहीं ना, ये ऑलरेडी आपके भेजा में है। लेकिन जो हम बता रहे हैं ये आवश्यक है। तो सबसे बड़ा दिक्कत हमारे शरीर में हो जाता है कि हम जब खाना खाते हैं ना, तो उस खाने में कई टाइप के एमिनो एसिड रहते हैं। जो चाहिए वो भी है, जो नहीं चाहिए वो भी है। तो इसको छांटेगा कौन कि जो हमको चाहिए उसमें से निकाल ले? क्योंकि 20 टाइप का आ रहा है, उसमें हमको चाहिए 10 टाइप का, बाकी को निकाल देना। अरे हट हट, तुम्हारा काम नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रोटीन का निर्माण करना एक एनाबोलिज्म क्रिया है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनते हैं। 20 में से 10 शरीर में पहले हैं, 10 की पहचान करना है। तो जब हम भोजन करते हैं ना, तो ये मैसेंजर आरएनए ये टुकुर टुकुर देखता है भोजन में से। 10 गो इंपॉर्टेंट कौन है? तो वो कहता है आरएनए चाचा हम भी है, करे भाग तोरे पहले से है, तू शरीर में, तुम हट, तोरे पिछवाला है, ए तू इधर आओ, तुम इधर आओ। तो उसी में से खखोर खखोर के बिनते रहता है वो, अरे ये जरूरी है, जरूरी है। अब एक बात बताइए, किसी रास्ते से बहुत सारी चीजें जा रही हैं, और जो जरूरी है उसको उठा लिए, और हम ही चले जाएंगे कहीं रखने के लिए, तो इसी बीच में कोई जरूरी एमिनो एसिड निकल जाएगा तो दिक्कत होगा। तो भगवान इतना होशियार था ना, वहाँ एगो सिपाही खड़ा कर दिया टुकुर टुकुर देखने के लिए। वो छांटते रहता है, तुम जरूरी है, तुम जरूरी है, जरूरी है। तो ये छांटने का काम कौन करता है? छांटने का काम, देखिए छांटने सही लिखे हैं ना, हमको गलती हो जाता है हिंदी लिखे, मैसेंजर आरएनए करता है, ये छांट लेता है। और ये ससुरा इतना होशियार है कि अपने जगह से हिलता नहीं है। कहता है कि जाएंगे तो कोई वो भाग जाएगा, लूप दे। लूप दे मतलब समझते हैं? स्लोली। लूप दे भाग जाना मतलब स्लोली गॉन अवे। तो भाग गया, वहां से भाग जाएगा, इसलिए यही खड़ा रहता है। और ये बुलाता है टीआरएनए, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। कहता है कि ये चाचा इधर आइए, हम पकड़ के रखे हैं खूब ज्यादा, ये लीजिए, आप लेके जाइए। जो हम लेके जाएंगे तो सोचा यहाँ से दूगोल भाग जाएगा। तो बताइए, आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है? कौन?
mRNA यही कहता है, पहचान करता है। लेकिन इस आवश्यक एमिनो एसिड को लेकर कौन जाता है? तो परिवहन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम ट्रांसफर आरएनए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टीआरएनए। अब ये ससुरा लेके कहां जा रहा है? कहां लेके जा रहा है? कितने लोग बता सकते हैं भैया लेके कहां जाएगा? एमिनो एसिड को कहां लेके जाएगा? ये बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, हम नहीं देंगे आंसर, आप बताइए। ये तो हम बता दिए कि ये पहचान कर लेगा आवश्यक एमिनो एसिड को, ये लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा? फटाफट बताइए, आंसर दीजिए, कहां लेके जाएगा? वेरी गुड, राइबोसोम में। आलोक कुमार जी वेरी गुड, राइबोसोम में। अननोन, अननोन कौन नाम रख दिए भैया? नमवा छुपाने की क्या जरूरत है? वेरी गुड, राइबोसोम में ले जाएगा। कहां ले जाएगा? राइबोसोम में, प्रोटीन बनाने के लिए। ये कह रहा है जहां जाना चाहिए, रे बकलोलवा, जहां जाना चाहिए। आगे देखिए, न्यूक्लियस में क्या करने के लिए ले जाएगा भैया? न्यूक्लियस में कौन काम है इसका? राइबोसोम, वेरी गुड। छोटी आंत में, वाह रे भाई, वाह वाह। आगे देखिए, राइबोसोम जिनका जिनका आंसर है सब सही है, बहुत लोग का राइबोसोम आंसर सही है। न्यूक्लियस में नहीं ले जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए। बबुआ रे बबुआ, प्रोटीनवा बनाता कौन है रे? राइबोसोम बनाता है। किस चीज से बनाएगा? अब आपसे कहेंगे कि घर में आटा खरीद के ले आए, आटा खरीद के ले आए, आटा कहाँ जाएगा? तो कहिएगा कि बेडरूम में जाएगा आटा, तो कौन कहेगा बाथरूम में जाएगा। अरे भैया, आटा जाएगा किचन में, तो प्रोटीन जाएगा किचन में। प्रोटीन का किचन कौन है? राइबोसोम। तो वो कहाँ चला जाएगा? राइबोसोम। ये राइबोसोम के पास कुछ क्या है, सब आरएनए बैठे रहते हैं सर। वो ट्रांसफर आरएनए से कहते हैं कि लाइए हमको दीजिए, हम ये राइबोसोम चाचा को दे देंगे, लीजिए चाचा आप ले लीजिए। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बना देगा। तो आर फॉर राइबोसोम। अब बताइए, हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए 20 एमिनो एसिड की जरूरत है, जिसमें 10 पहले से हैं। आवश्यक कितने की है? 10। इस 10 की पहचान कौन करता है? मैसेंजर आरएनए, वही मैसेज देते रहता है, इधर आओ इधर आओ। इसका परिवहन कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन का निर्माण कहां हो जाता है? राइबोसोम में। किसकी मदद से? आरएनए के वजह से। राइबोसोम आरएनए। आरएनए समझ में आ गया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कौन सा है जरूरी, कौन सा है नहीं जरूरी। आरएनए समझ में आ गया? आरएनए के टाइप समझ में आ गया सब आपको? आरएनए समझ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, आगे बढ़े, फटाफट देख लेंगे आप लोग। हो गया? आगे बढ़ जाओ। ब्लैक बोर्ड यूज करें सर, स्क्रीनशॉट नहीं लगता। स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे भाई, स्क्रीनशॉट कर देंगे तो आप स्क्रीन की रिकॉर्डिंग करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, आप किसी दूसरे को ट्रांसफर कर दें। आप सबको कहते हैं कि अगर आप यहां से क्लास को अगर आप लीक करते हैं कहीं, तो पहले तो आप इस एप्लीकेशन से बाहर कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो आप पे लीगल कार्रवाई होगी, आपको पता नहीं होगा। आप टर्म्स एंड पॉलिसी में जाके पढ़ लीजिएगा, इसमें जो एप्लीकेशन है उसमें कॉपीराइट का जो इशू है वो मेरे पास है। फिर आप ये नहीं कहिएगा कि सर आप मेरा लाइफ खराब कर दिए, ये आइए क्यों। हमको कुछ नहीं जाता है, हम एक सीधा कंप्लेन करेंगे कंज्यूमर ऑफिस में, फिर आपका घर द्वार सब चला जाएगा। क्योंकि इसमें हर एक चीज होते हैं एप्लीकेशन में। आप यूआरएल हैं, कहीं ना कहीं से, हर जगह से ऑनलाइन आप कहीं छुप नहीं सकते। इसलिए हम सबसे कहते हैं भाई स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की तरह रहिए, करप्शन में पार्टिसिपेट नहीं लीजिए। समझ में गया? इसलिए आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिया गया। मैप का क्लास फीस कट गया है, अरे बेवकूफ कहीं का, क्लास ही स्टार्ट नहीं हुआ था तो फीस कौन सी कट गया? आज से स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आज आपको ये बहुत ज्यादा एमबी काट रहा था, इसलिए क्वालिटी कम कर दी है। आगे बढ़ जाते हैं। ये है भैया डीएनए, फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये है भैया आपके आरएनए, और ये है हमारे प्रोटीन। अब में से देखिए ध्यान से, डीएनए से अगर हम आपसे कह दें कि आरएनए बना सकते हैं कि नहीं, तो आप में से अब आप आराम से बना सकते हैं डीएनए से आरएनए। कैसे? कि डीएनए में से क्या हटा दीजिए? थाइमीन, जोड़ दीजिए यूरेसिल, बन गया आपका आरएनए। तो एक बात बताइए, आरएनए से हम डीएनए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आराम से बना सकते हैं। यूरेसिल काट के वहां जोड़ दीजिए थाइमीन, बन गया आपका डीएनए, काम खत्म। इस क्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन
अब वही क्रिया इधर से इधर हो गई तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दिक्कत क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब हिंदी मीडियम वाला नहीं कहेगा सबकी सर हिंदी बोलिए, इसका इंग्लिश से मारिएगा आप लोग, नहीं तो दिमाग से उतर जाएगा आपको। हिंदियों लिख देता है कैसे पता है? इस तरह लिख देता है ट्रांसक्रिप्शन। देख लो भाई हिंदी वाला सब इसको हिंदी ऐसे लिख देता है। इसको ना इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश नहीं कहते हैं, हिंग्लिश कहते हैं। हिंग्लिश, हिंग्लिश मतलब समझते हैं? इंग्लिशवा का खाली हिंदी लिख दिया। सिंपल है ना जी, डीएनए से आरएनए बनाएंगे तो ट्रांसक्रिप्शन, उलाट के लाएंगे तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका फोटोकॉपी नहीं हो सकता। हमरो फोटोकॉपी हो जाएगा, मैंने फोटो खींच लीजिएगा तो डीएनए से ही डीएनए बना लेंगे। जैसे दही से दही बना लेते हैं जोरन डाल के, जोरन समझते हैं ना, तनी से डाल दीजिएगा तो हो जाएगा जोरन। तो डीएनए से डीएनए बना लीजिएगा, तो दही से दही बना लेना, तो उसी चीज से उसी चीज को बना देना रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। अब बताइए तो डीएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। आरएनए से आरएनए बना देना रेप्लिकेशन। प्रोटीन से प्रोटीन बनाना रेप्लिकेशन। तो आप पढ़ते होंगे कोरोना वायरस बहुत ही तेज रेप्लिकेट कर रहा है। रेप्लिकेट माने अपने फोटोकॉपी बना रहा है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो कोरोना वायरस क्या है? आरएनए वायरस है। सेम उसी चीज का फोटोकॉपी बना देना, जोरन डाल के दूसरा बना देना, क्या कहलाता है? रेप्लिकेट कहलाता है। जैसे एक बच्चा से, जैसे माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो ये भी रेप्लिकेट है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, इसलिए रेप्लिकेट ना होकर रिप्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग को? उसी से उसी को बना दिए रेप्लिकेट। तो डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, वापस आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ गया? अब देखिए प्रोटीन, आरएनए को अगर आप पूरी तरह तोड़ दीजिएगा ना, आरएनए को तोड़ दीजिएगा तो प्रोटीन मिलेगा। अब आप कहेंगे कि तब पढ़े नहीं किए भैया, आप गहराई से तनी सोचिए तो। ससुरा यही आरएनए के 3 गो कैटेगरी थे सब ना, mRNA, tRNA और एक तो कौन सी था? rRNA। इस ससुरा छोटा सब कौन सी कर रहा था? सब प्रोटीन है ना, घींच घींच ले रहा था। एगो प्रोटीन घींच रहा था, एगो कर रहा था चाचा ले जाइए, एगो बना दे रहा था। कौन सी ले गया था? प्रोटीन ले गया था ना। तो तुरेंगे तो कौन सी मिलेगा? छुहाड़ा मिलेगा, उसमें प्रोटीन है ना मिलेगा। दिमाग लगाइए, ऐसा थोड़े हो कि दुनिया कोई टीचर आपको, मतलब क्या बताएं आपको, हम लोग आपको 100%, जैसे मान लीजिए आपका खुद का दिमाग नहीं रहेगा ना, तो एग्जाम में अगर आप थोड़ा भी क्वेश्चन घुमा देगा तो आप फंस जाएंगे। इसलिए आप सोचिए कि जो टीचर बता रहा है उसमें क्या चीज ऐसा छुपा है। तो आपके मन में तो ये भी सवाल आना चाहिए ना कि सर आरएनए में क्या रहेगा? प्रोटीन। तो आरएनए को पूरी तरह तोड़ देंगे तो प्रोटीन बन जाएगा। अब वापस आप इससे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए आपको rRNA, tRNA, mRNA की जरूरत है। आपने इसको तोड़ दिया, अब नहीं बन पाएगा। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन समझ में आ गया? इसे क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। अब आपको सबको समझ में आ गया। अब बताइए फटाफट, इसमें बड़ा ज्यादा हो गया। डीएनए से डीएनए, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, फटाफट। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, वेरी गुड। कुछ कुछ ज्यादा ही शॉर्टकट मार रहा है। सो हम पूछ रहे हैं कि डीएनए से आरएनए, तो लिख के भेज रहा है सर टी। अरे डीएनए से आरएनए टी, चलिए भैया समझ गए, टी से ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से डीएनए तो आरटी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। वेरी गुड भैया, आप टी लिखेंगे तब यहाँ ट्रांसलेशन में भी तो गड़बड़ हो जाएंगे। समझ आ गया? वैसे आपकी भावनाओं को हम समझते हैं, अच्छा लगता है जब आप फटाफट आंसर देते हैं, तो दिक्कत नहीं है किसी को। इसमें इतना क्वेश्चन आपके रेलवे के बायोलॉजी के लिए एनफ है। समझ आ गया कि नहीं आ रहा है? रेलवे के लिए। अब इसमें कोई मेडिकल की तैयारी तो नहीं ना कर रहा है एम्स वगैरह के लिए, उसके लिए ये बायोलॉजी नहीं, उसकी बायोलॉजी अलग ही होती है, क्योंकि डॉक्टर बनना है आपको, तो खखोर के पूछेगा। आज ज्योग्राफी का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा जी। नक्शा का होना तो मंडे को ही था, लेकिन बारिश वगैरह देख रहे थे आप कितना भयानक हो रहा था। सेल डिवीजन हिंदी में क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन।
इतने दिन क्लास में, एक हफ्ता तो हो ही गया क्लास का लगभग लगभग, एक चीज तो आपको दिमाग में बैठ गया होगा, कोशिका विभाजन का मतलब ये नहीं होता है कि तोड़ के अलग कर देना, मतलब होता है उसको दो भाग में नया बना देना। उसी को क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ये 3 टाइप का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तीनों टाइप का, एकदम सिंपल होता है, बच्चा की तरह याद रखिएगा। कैसे, देखिए तीनों टाइप का पहले हम यहाँ नाम लिख देते हैं। सेल डिवीजन कितने टाइप के होंगे, तो भैया 3 टाइप के होंगे सब, हिंदी में और इंग्लिश दोनों। देखिए एक होता है असूत्री, असूत्री विभाजन, इंग्लिश में इसे कहते हैं ए माइटोसिस, ए माइटोसिस। और एक दूसरा होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, इसे हम लोग कहते हैं माइटोसिस। देखिए कहीं कहीं हिंदी मदद करता है, कहीं कहीं इंग्लिश मदद कर देता है। और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, इंग्लिश में कहते हैं इसे मियोसिस, मियोसिस। देखिए इसमें आपको इंग्लिश थोड़ा भी मदद नहीं करेगा, लेकिन हिंदी बड़ा मदद कर देगा। असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री में क्या होता है, देखिए ये जब भी होता है ना, एकदम छोटे जीव, जितना छोटा जीव होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। अब देखिए भैया प्रोकैरियोटिक इतना तो बताए थे। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिन्हें माइक्रोस्कोप से झांक कर देखना पड़ता है, वो प्रोकैरियोटिक में चले आते हैं सब, एकदम छोटे जीव। बड़े बड़े जीव, मच्छर उच्छर नहीं, माइक्रोस्कोप से जिसे देखना पड़े उसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। एक जनरल सी ये परिभाषा है, न कि ये एकदम कोई ओरिजिनल फॉर्मूला है। समझ आएगा कि नहीं आएगा, तो ये उसमें पाया जाता है। ये होता क्या है, देखिए इसमें ना असूत्री, कोई सूत्र उत नहीं लगता है, कोई नियम कानून नहीं लगता है, एक से दूसरे का निर्माण हो जाना असूत्री विभाजन कहलाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई कोशिका थी। अब आपको पता है कि जितने छोटे जीव होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक में ज़्यादा कोई तामझाम होता नहीं है। इसमें केवल एक तो राइबोसोम होता है और माइटोकांड्रिया होता है जो ऊर्जा बना देता है, एक तो न्यूक्लियस हो जाते हैं, काम खत्म। तो इसमें मान लीजिए ये माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, इसमें 2-4 ठो अंग थे सब यहाँ पर। अब जब इसे कोशिका विभाजन करना है ना, जानिए जब इसे रिप्रोडक्शन करना है, तो ये क्या करेगा, ये सेल बीच में से पचक जाएगा, बीच में से पचक गया। अब कुछ दिन बाद ये बीच वाला आधा हो जाएगा, हो गया, तो 1 से 2 का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया। तो इसे क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन। अब इसे नॉर्मली समझिए, जब कभी आप लोग देहात में भौरी बनाते हैं, भौरी समझते हैं, लिट्टी, उसमें भंटा का चोखा बनता है, तो लिट्टी देखेंगे ना, तो आटा का लोई देखिएगा। तो आटा का जब लोई साना जाता है ना, तो लोइया जब बड़ा हो जाता है, तो घर की महिलाएं क्या करती हैं, लोइया को ऊपर से दाब के और नीचे से हल्का से काट के निकाल देती हैं, जो सिसरा छोट हो गया यहाँ पर। तो जब आपको इतना बड़ा लोई दे दिया जाए आटा का, और उसमें कह दिए जाए 2 रोटी बनाइए, तो इतना बड़ा गोला है ना, तो उसको बीचवा में से आप दाब देंगे और दाब के 2 ठो निकाल लेंगे। यही होता है असूत्री विभाजन। ये केवल छोटे जीवों में होता है, हम लोग में नहीं होता है ये सब चीजें। तो असूत्री विभाजन में कोई नियम कानून नहीं लगता है। एक कोशिका जो होती है वो 2 भाग में बढ़ जाती है, एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में बढ़ जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन। इसके बारे में डिटेल से चर्चा आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ना है। आप खुद समझ रहे होंगे, आप भी समझदार हैं, यहाँ तक आए हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होंगे, इंटर पास होंगे या इंटर में होंगे, तो इतना तो समझ में आ रहा होगा कि एक ही चैप्टर में आपको पूरा बायोलॉजी का कंसेप्ट तो नहीं आ सकता है। यहाँ आप देखे होंगे अगर हमारे पढ़ाने को, तो आप देखे होंगे कि मेन फोकस हम कोशिका पर रख रहे हैं, सेल चैप्टर है। आगे रिप्रोडक्शन आएगा, वहां टोटली बताएंगे कि इसमें मुकुलन क्या होता है, विवर्सन क्या होता है, विसरण क्या होता है, कई चीजें होती हैं, तो वो वहां बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कहेंगे बायोलॉजी बहुत टफ है। तो जब एकदम छोटे छोटे जीव को 2 भाग में बांट देना क्या कहलाता है, असूत्री विभाजन। इसमें कोई नियम कानून लगता है नहीं, कोई नियम कानून नहीं लगता, इसे क्या कहते हैं, असूत्री विभाजन। अब आता है समसूत्री बराबर। सम मतलब क्या होता है बाबू, एकदम बराबर, एकदम बराबर। असूत्री मतलब नियम कानून, एकदम बराबर नियम कानून से बनेगा तो उसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री विभाजन क्या होता है, देखिए मान के चलिए हमको, मेरे ऊपर मान लीजिए कोनो एगो ईंटा गिर गया धड़ाक से, कंधा पे गिर गया, यहाँ पर सपोज कीजिए कंधा पे, यहाँ पे 100 ठो कोशिकाएं टूट गई, 100 सेल डैमेज हो गए। तो जरूरी यही है कि अगल बगल की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका विभाजन करें, सेल डिवीजन करें, और यहाँ जो 100 कोशिकाएं टूटी हैं उन 100 कोशिकाओं को दोबारा निर्माण कर दें। तो इसी को कहते हैं समसूत्री विभाजन। मतलब जितना टूटा उतने का बनाइए। सम मतलब बराबर, माइटोसिस बायोलॉजिकल नेम है माइटोसिस, मतलब जितना टूटा है आप उतना ही बनाइए, उसी को कहते हैं हम लोग समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। जरा एक बात बताइए, अगर माइटोसिस कम होगा, यानी 100 ठो टूटा है और 10 गो बनेगा, तो ये बहुत ज्यादा दिन टूटले रह जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी जुटेगा नहीं। इसीलिए बूढ़ा सूढ़ा आदमी जब हो जाता है, जब आप लोग हमारे उम्र के हो जाएंगे, बुढ़ा जाएंगे, तो जब हाथ पे टूट जाएगा ना, तो वहाँ
वहां होना चाहिए समसूत्री। मान लीजिए हड्डी टूट गया, यहाँ पर 1000 कोशिकाएं यहाँ की टूट गई। अब हमको चाहिए 1000 कोशिकाओं को बनना, लेकिन हम बुढ़ा गए हैं, तो हमारे में समसूत्री विभाजन बड़ी धीरे धीरे होगा। तो 1000 के जगह 800 बनेगा, तो हाथ टूटलेंगे नारायण घूमेंगे। और जो छोटका लड़का होते हैं 8-9 साल का, उसमें धड़ 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 कोशिका विभाजन होता है, उसका हाथ टूट जाएगा तो एक तुरंत सही हो जाता है। हम लोग का टूटता है तो नहीं सही होता है। रीजन समझ में आ रहा है आप लोग को? किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? एक सेकंड रुक जाएंगे आप लोग। समसूत्री तो समझ रहे हैं आप लोग? समसूत्री समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? आगे देखिए आप, समसूत्री विभाजन में यानी जितनी टूटती है उतने का ही निर्माण करना होता है। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग को कि अगर कम होगा तो बड़ा धीरे, बहुत धीमी गति से क्या होगा, निर्माण होगा। लेकिन एक बात बताइए, अगर समसूत्री विभाजन बहुत जल्दी जल्दी हो जाए तो अच्छा है, फटाफट निर्माण हो जाएगा। जैसे मूस समझते हैं, चूहा, मूस का जो पूंछ होता है, चूहा का पूंछ कभी दाबिएगा ना तो पूंछिया का जो छिलकवा होता है, ऊपर का खाल छोड़ के भाग जाता है, कहता है रख लो तुम ही, हम जा रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि उस ससुरा को पता है, उसको बायोलॉजी अच्छा से पता है कि उसका जो पूंछ होता है, उस पूंछ में समसूत्री विभाजन बड़ी तेजी से होता है। उसको पता है कि पूंछ कितना भाग उखड़ा है, एक के हफ्ता में दोबारा बना देगा, फिर नया पूंछ लेके घूमेगा, कह देख लो तूर दे ले रहो, निकल गई लो हम यहाँ पर। पूंछ जो होता है उनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन बड़ी तेजी से होता है। छिपकली का पूंछ, छिपकली को मारिएगा ना तो पूंछिया गिरा के भाग जाती है, आपको लगेगा मार दिए, हल्का भी मारेंगे पूंछिया गिरा के भाग जाएगी। आप देखेंगे अरे अरे पूंछिया हिलेगा, इधर इधर भाग जाएगी, भाग गई। एक हफ्ता बाद निकल के खोजेगी, देख नया निकाल ले लिया। आपको कहेंगे ये थोड़े है, ओकरा तो मारे थे पूंछिया टूट गया था। भैया उसमें समसूत्री विभाजन बहुत तेजी से होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बताइए, तो गेंडा को अगर तलवार से मारिएगा तो 2 दिन बाद अपने से सही हो जाता है। क्यों? समसूत्री विभाजन तेजी से होता है। शुगर के मरीज में समसूत्री विभाजन बहुत कम होता है। क्वेश्चन बताइए तो फटाफट। एक क्वेश्चन पूछा था रेलवे में, पहले जब रेलवे अलग अलग बोर्ड से होता था तब पूछा था कि कोशिका के अंदर क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति मतलब जो डैमेज हुआ है उसे मैनेज करना। तो क्षतिपूर्ति यानी टूट फूट को मैनेज करने के लिए कौन सा विभाजन किया जाता है? क्या असूत्री विभाजन करेंगे कि अर्धसूत्री? मैंने 100 को टूटल है तो आधे बनाइए 50 को। हाँ, कौन सा करेंगे? अब आप बताइए कौन सा विभाजन करेंगे? भैया एम लिखता है, एम से तो माइटोसिस भी हो जाएगा, मियोसिस भी हो जाएगा। हाँ माइटोसिस, समसूत्री, माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। आगे बढ़े बाबू। आप लोग कह रहे हैं कि कई गो लिखवा, एक लिखवा कर रहा है सर डाउनलोड का ऑप्शन दे दीजिए। एक बात बता दे बाबू आपसे, यदि आपको कोई पढ़ाई का चीज, ध्यान से समझिएगा, कि कोई टीचर आपको पढ़ाया क्लास में और आपको वहीं पर याद नहीं हो गया, 80% तो कम से कम याद हो जाना चाहिए। 100% थोड़ी याद होगा, कंप्यूटर थोड़े है जो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन 70 से 80% अगर आपको क्लास में नहीं याद होता है और आपके मन में ये भावना होती कि सर लिखवा देते या फिर हम कहीं और ले देते, तो फिर समझिए बाबू इस साल आपका रिजल्ट बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप कंसंट्रेट है ही नहीं है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, कंसंट्रेट नहीं। आप देखिए, हमको कभी, आपको हम कभी इधर जाएंगे तो आपका कमेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि सिस्टम दूर है, थोड़ा सा दिखता नहीं है, बुढ़ौती आ गया है, सिस्टम दूर होने की वजह से नहीं दिखेगा। अब देखने के लिए हमको चश्मा लगाना पड़ेगा। तो आप लोग कहेंगे कि देखो मास्टर साहब बुढ़ा गई लो, अब चश्मा लगा के देख रहे हैं, तो चश्मा नहीं लगाते हैं, तो जाते हैं वहाँ पे करने, देखने के लिए आपका कमेंट। लेकिन कभी आप ऑफलाइन के भी स्टूडेंट होंगे आप में से या ऑनलाइन के, कभी हमको देखे हैं कि नोट्स लेके पढ़ाते हुए कि नहीं देख लेते हैं नोट्स? कभी नहीं। आप हमको दिन 24 घंटा भी पढ़ाना रहेगा, कभी नोट्स देख कर नहीं पढ़ाएं। आपको विश्वास नहीं होगा तो जो पटना में जो ऑफलाइन के स्टूडेंट होंगे उनसे पूछिएगा, क्लास में आने के बाद पूछते थे कहाँ तक कल पढ़ाए थे, वहाँ से चालू हो गए। तो बाबू एक चीज याद रखो, दूसरे के पास रखा हुआ धन और किताब में लिखी गई विद्या, ये कभी आपको जरूरत पड़ने पे काम आएगा ही नहीं आएगा। मान लीजिए हमारा ही पैसा है किसी मित्र के पास रखा हुआ, हमको इमरजेंसी आ गया, काम नहीं आएगा। वो जो मेरे जेब में है वही काम आएगा। और विद्या जो किताब और नोट्स में लिखी गई ये कभी काम नहीं आएगा आपकी जरूरत पड़ने पे। एग्जाम में वही काम आएगा जो दिमाग में घुसा हो। तो आप कोशिश कीजिए ना यहाँ 100% एक ही बार एब्जॉर्ब करने के। कौन सा बड़ा चीज है यहाँ पर? बस इतना याद रखिए, आपकी कमर की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए और दिल में एक जुनून होना चाहिए कि नहीं
हमको ये अभी सीख लेना है, अभी सीख लेना है, एकदम दिल में उमंग रहना चाहिए, नहीं ये अभी एकदम, मतलब एकदम आप फुल फोकस रखिए कि हम ये दोबारा तब तक नहीं पढ़ेंगे जब तक है जान। और ऐसे खोजते रहेंगे तो हमारा क्या काम, फिर मेरा अगला बैच में फिर 1.5-2 लाख लड़का एडमिशन लेगा, फिर पढ़ाएंगे, सबको समझाते हैं, लेकिन जो समझ गया उनका रिजल्ट हो जाता है। नहीं तो आप देख लीजिएगा, हम ये बात यूट्यूब पर अगर बोलेंगे तो बाकी के टीचर बुरा मान जाएंगे, लेकिन अगर इसीलिए एप्लीकेशन पे बोलते हैं कि यार अपनी सुधारो, वरना हिंदुस्तान में तो आधा टीचर नोट्स देख के पढ़ा रहा है तो तू लोग का क्या हाल होगा। हाँ, खुद से सोचिए, ये तो एक विडंबना है। यूट्यूब पे बोलेंगे तो वो लोग बुरा मान जाएंगे कि हमारा कटाक्ष कर रहा है। अरे कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जो टीचर को केवल एक सब्जेक्ट पढ़ाना है तो वह याद नहीं है, तो स्टूडेंट को कहां से याद होगा? उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश सब देख के जाना है। जीएस वगैरह कैसे याद हो जाएगा? आपका दिन रात काम है एक की चीज, इसका मतलब वो भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आप इस ट्रेंड को बदलिए बाबू। बहुत तकलीफ होता है जब हम आपको, चलिए एक बात भी कहते हैं, डाउनलोड करने का ऑप्शन तो नहीं रहता है ना बाबू, मिसयूज हो जाएगा, लेकिन हम कहते हैं कि अगर आपको 70 से 80% क्लास में नहीं याद होता है, मतलब इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अब आप बताइए, समसूत्री क्षतिपूर्ति किससे होती है? समसूत्री विभाजन से। हाथ पे टूट गया समसूत्री, अगर समसूत्री फटाफट होगा बड़ी जल्दी क्षतिपूर्ति हो जाएगा। चूहा का पूंछ, छिपकली का पूंछ, गेंडा का शरीर, ये सब। और अगर क्षतिपूर्ति नहीं होगा तो टूटल का टूटले रह जाता है वहां पर। क्या होगा ससुरा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए? अति सर्वत्र वर्जते, समझा गया कि नहीं? अगर बहुत ज्यादा हो गया तब। एक क्वेश्चन बताइए, एक बार क्वेश्चन पूछा था, कैंसर का कारण क्या है? तो आप फटाफट मारेंगे अनियंत्रित कोशिका विभाजन। ऑप्शन ए में नहीं था, तो लड़का कहा ना सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, मार मार सेंट्रोसोम। ऑप्शन ए में नहीं था। फिर लड़का कहा कि सेंट्रोसोम के बीच वाला सेंट्रियोल्स होता है, जिस तरह न्यूक्लियस के बीच वाला न्यूक्लियोस होता है उसी तरह सेंट्रोसोम के बीच वाला सेंट्रियोल्स होता है, मार मार। ले वो नहीं था। ऑप्शन में था मुकुलन, अर्धसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। कितने लोग बता सकते हैं कैंसर का कारण कौन बनेगा? कैंसर का कारण कौन बनेगा? फटाफट आंसर, एक आंसर फटाफट। कैंसर का कारण कौन बनेगा? नहीं बाबू, सेंट्रोसोम नहीं बनेगा। देखिए सेंट्रोसोम बनेगा, सही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें से इसमें कौन बनेगा? इसमें बनेगा समसूत्री विभाजन। हाँ, समसूत्री, इसमें गुड, समसूत्री, वेरी गुड। माइटोसिस, 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 बहुत अच्छा, बड़ी तेज आंसर दे रहे हैं। एक तो देख रहा है कि कमेंट इतना तेज आ रहा है ना, तो जानते हैं क्या लिख दिया है? ऑप्शन 2 दू लिख के भेज दिया है। आंसर आप समझते रहिए दू है, अगर इतना तेजी से आंसर आ रहा है। मतलब बिहार का स्टूडेंट जो होता है ना, खाली वो शॉर्टकट खोजता है, कहाँ से हमारा शॉर्टकट मिल जाए। वो पक्का बिहारी होगा वो। उसको इतना नहीं, मार दू आंसर समझेंगे। अब यहां तक आप समझ में आ गया समसूत्री विभाजन। अब आते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब बताइए कितने लोग के दिमाग में कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम समसूत्री समझ गए तो अर्धसूत्री भी समझ जाएंगे? कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा। अब कुछ दिमाग लगाइए, ये बराबर हुआ था तो ये आधा होगा, है कि नहीं? सिंपल सा है, नाम से स्पष्ट है, अर्धसूत्री। लेकिन इंग्लिश में ना इसका कोई आपको ट्रिक नहीं मिल पाएगा। मियोसिस से आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं लगने वाला है कि ससुरा होने क्या वाला है, लेकिन अर्धसूत्री से एक आइडिया लग रहा होगा आपके मन में कि नहीं ये ससुरा आधा होने वाला है। तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है जी, आधा हो जाएगा तो। मान लीजिए हमारा यहाँ 10 गो टूटल, अब 5 गो बनल, तो नाइंसाफी है। तो कहाँ ऐसा जरूरत रहेगा जहां आधा हो जाए और घाटा भी ना लगे? ऐसा कुछ होतम ना, जैसे अगर कोई कहे कि खान साहब जहर पी लीजिए, और कोई कहे ना आधे पियो तो फायदा हो जाएगा, है कि नहीं? कहीं आधा में बच जाए तो ऐसा क्या होगा? समसूत्री में तो आप समझे कि 10 गो टूटा 8 गो बना तो ही दिक्कत है, 10 गो टूटा 10,000 बन गया तो कैंसर ही हो जाएगा। यानी बराबर होना चाहिए। इस साला सीधे कहता है कि आधा करबे करेंगे, मतलब सीधा कंफर्म कर दिया हम आधा करेंगे। तो कहाँ ऐसा जरूरत होगा आधा में? हाँ, कोई आइडिया लग रहा है? देखिए कमेंट करके कितने लोग बता रहे हैं कुछ आइडिया लग रहा है। कहाँ होना चाहिए भाई? मुकुलन आगे पढ़ाएंगे बाबू, मुकुलन, मुकुलन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम। कहाँ आधा होना चाहिए? कहाँ कहाँ कहाँ? मतलब अरे भैया हम इसका पूछ रहे हैं, ये कहाँ यूज होना चाहिए? जैसे ये बैक्टीरिया में यूज होता है, समसूत्री विभाजन जहाँ कट पिट जाता है वहां यूज होता है। वेरी गुड। एक लड़का भाई चला गया, इतना तेज कमेंट आ रहा है, पढ़ नहीं पाए हैं उनका। रिप्रोडक्शन में, वेरी गुड। रिप्रोडक्शन में देखिए ध्यान से, बात समझो बाबू। रिप्रोडक्शन में क्यों? देखिए ध्यान से, एक मेल होता है,
और एक फीमेल, इन दोनों से ही रिप्रोडक्शन होता है। इसमें भी 46 क्रोमोजोम और इसमें भी 46 क्रोमोजोम मानव में। ससुरा अगर आधा नहीं होगा, जरा सोचिए, अगर आधा नहीं होगा तो 46 से 46 ससुरा 92 हो जाएगा। इसका जो बच्चा पैदा होगा उसमें 92 गो क्रोमोजोम होगा। हम आपको बताएं बबुआ 46 गो क्रोमोजोम होता है, 47 गो हो जाएगा तो पूंछ निकल जाएगा, 48 गो हो जाएगा सींग निकल जाएगा, कुछ ना कुछ टेढ़ टाढ़ निकल जाएगा। सोचिए अगर यहां पर क्रोमोजोमवा ससुरा आधा नहीं हुआ रहता तो 92 में हो गया रहता। वो का लड़का पैदा होते ससुरा कहीं उड़ने लगता, ओह माय गॉड मम्मी गुड मॉर्निंग, आई एम बॉर्न टुडे, माय हैप्पी बर्थडे, फर्स्ट हैप्पी बर्थडे, सोचो बोलने लगता वहां पे। तो भगवान को देखिए कितना होशियार था, पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, बतेबो नहीं करता है। कोनो शास्त्र में लिखा है कि भगवान कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में बहुत जबरदस्त पढ़ाई होता होगा। कितना दिमाग लगाया कि आधा कर देते हैं। कैसे कि मेल में से 46 गो है ना, एक काम करते हैं आधा कर 23 गो ले एमए से, और फीमेल में से आधा कर 23 गो कर एमए से। अब बताओ बबुआ 23 एमए से 23 एमए से, लड़कों में 46, महतारी में भी 46, अब बाबूजी में भी 46, और 46 आधा करके जोड़ दीजिए, बबुओं में 46। बबुआ एकदम बाप पे पढ़ लो, मम्मी पे पढ़ लो, और जहां इस समसूत्री विभाजन होते बबुआ राक्षस पे पढ़ लो। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? तो बताओ तो बबुआ यहां अर्धसूत्री विभाजन जरूरी है कि नहीं है? अब आप बताइए, इंग्लिश मीडियम वाले बताइए, क्या आपको मियोसिस से कोई ट्रिक लग रहा था? नहीं। तो कहीं कहीं आपको इंग्लिश मदद करेगा, जैसे आरआरएनए में मदद कर रहा था, आर से ये है टीआरएनए में मदद कर रहा था, तो कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड मदद करेगा, कहीं हिंदी वर्ड मदद करेगा। तो मिलजुल के पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अर्धसूत्री विभाजन जनन रिप्रोडक्शन के समय। अब एग्जाम में ना आजकल खखोर के क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि मियोसिस इज ऑकर्स इन, यानी अर्धसूत्री विभाजन देखा जाता है, कह रहा है कि रक्त कोशिका में, ब्लड में। तो क्या ब्लड से किसी का बच्चा पैदा हो जाएगा? हमारा ब्लड निकाल के क्यों में चढ़ा देंगे तो प्रेग्नेंट हो जाएगा? नहीं ना। अरे भैया बच्चा कैसे होते हैं? मेल का स्पर्म होना चाहिए और फीमेल का ओवम होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन कुछ दम नहीं होता है, वो ये देखता है कि आप रटे हैं कि या समझे हैं। जो व्यक्ति समझा रहेगा कि नहीं अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन में होता है, जब प्रजनन नहीं दिया है तो हम मेल फीमेल मार देंगे तो भी सही हो जाएगा। मेल फीमेल भी नहीं दिया तो मेल के जगह पे स्पर्म मार देंगे, ओवम फीमेल की जगह ओवम मार देंगे तो भी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? नया शिशु के जन्म लेते समय हो जाएगा। ये सब भ्रूण में, जो बच्चा पेट में रहता है ना उसे भ्रूण कहते हैं, जब तक वो पैदा नहीं हुआ है, चाहे वो 1 महीना का है या 9 महीना का है, जब तक पैदा नहीं हुआ है उसे भ्रूण कहा जाता है। तो ये समझ में आ गया ना अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? विभाजन कितने टाइप का रे बबुआ? 3। कितने टाइप का? 3। छोटे मोटे जीव, प्रोटोजोआ, ये सब टाइप के जो यूप्रोकैरियोटिक होते हैं जिन्हें देख नहीं सकते, उसमें असूत्री नामे से मतलब हम लोग के लिए नहीं है, ए माइटोसिस बाहर में जाओ, असूत्री विभाजन। क्षतिपूर्ति सेम उतने ही बनाना, छिपकली का पूंछ, गेंडा का शरीर, चूहा का पूंछ, इस सब में समसूत्री विभाजन बड़ी तेजी से होता है। हमारे शरीर में क्षतिपूर्ति समसूत्री विभाजन से होता है, कट पट गया समसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन जहां प्रजनन होता है वहां अर्धसूत्री विभाजन। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। आई जरा ऑल सेल लिखता है यहाँ। चलिए अब एक क्वेश्चन बताइए ध्यान से। 3 प्रकार के सेल डिवीजन होता है, 3 टाइप का डिवीजन होता है, 3 टाइप का डिवीजन होता है ना बाबू। इन 3 टाइप के डिवीजन में से वह कौन सा ऐसा डिवीजन है जो ह्यूमन बॉडीज में देखा जाता है? मानव में, जानवरों में, गाय बकरी घोड़ा गधा इस सब में देखा जाता है। कौन सा देखा जाता है? असूत्री तो देखा ही नहीं जाएगा, समसूत्री देखा जाता है, और जब जनन होने लगता है तो अर्धसूत्री देखा जाता है। इसका मतलब हमारी शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन। बाल कटवाते हैं फिर निकल जाता है, कहीं बकोट लिया कोई तो फिर निकल जाता है, दांत टूट गया फिर आ जाता है, नाखून काटे फिर आ गया। यानी शरीर में 98% जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, और केवल 2% विभाजन, यानी जब प्रेगनेंसी की अवस्था आती है, जब प्रजनन की अवस्था आती है तभी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब योगी आदित्यनाथ में कब अर्धसूत्री विभाजन होगा? चाहे मायावती में। समझ रहे ना? आप इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, आपको समझाने के लिए बता। वो तो मोदी जी में भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। अब काहे नहीं हुआ अब हमको क्या पता, अब मोदी जी से पूछिएगा। लेकिन हुआ क्या उन लोग में? नहीं, बेचारे मोदी जी का जीवन, मेरा है जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, माने अर्धसूत्री विभाजन से लेकर आज तक अर्धसूत्री विभाजन पे रह गए मोदी जी। योगी जी भी बेचारे
अर्धसूत्री विभाजन का मौके नहीं मिला, अब्दुल कलाम को नहीं मिला, आप लोग को भी नहीं मिला होगा। ससुरा तू लोग बहुत खचरा है, चोरी छुपे कभी आजमा लिया होगा तुम लोग। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो अर्धसूत्री विभाजन, तो शरीर में सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? ये असूत्री तो होता ही नहीं है, हमारा शरीर डेली टूट फूट होते रहता है। आपको पता है हम जब चलते हैं तो पैर की कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो उसको भरने के लिए कौन आता है? समसूत्री विभाजन। जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन में थोड़ा अच्छा से पूछ लेता है। देखिए यहां हम थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। आगे बढ़े। कितने लोग को इसमें कोई दिक्कत नहीं? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। एक तो बायोलॉजी का स्टूडेंट है, कह रहा है 44 क्रोमोजोम में माइटोसिस और 2 क्रोमोजोम में मियोसिस। वाह वाह, बायोलॉजी वाले विद्यार्थी अभी समझाते हैं। आप खाली अकेले होशियार बनेंगे? हाँ भाई, सब लोग एक जैसे होशियार रहेंगे। आगे देखते हैं। चलिए, आप लोग का कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगता है। देखो भैया, एगो लड़का इसमें ना, वो इंटर में या मैट्रिक में उसका बायोलॉजी होगा, वो एडवांस बन रहा था। कह रहा था इन 44 क्रोमोजोम माइटोसिस और 2 क्रोमोजोम में मियोसिस। अब बाकी लड़का उसके कमेंट पढ़ के कह रहा है ये तो सीबीएसई बोर्ड का लग रहा है। सीबीएसई देखिए बाबू ध्यान से, हम समझाते हैं आपको अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन में होता क्या है। पहले यहां समझाते हैं मेल और ये फीमेल। जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसी को क्या कहेंगे? मियोसिस। अर्धसूत्री या मियोसिस, शॉर्टकट में लिख दिए अर्धसूत्री, समझिएगा। देखिए बाबू, एक चीज ध्यान से समझिए, जो मेल होता है ना, मेल हो या फीमेल हो, दोनों में तो 46 क्रोमोजोम ही रहेंगे। इसको ध्यान से समझिए। अब कमेंट बंद कर दीजिए बाबू, अब यहां ध्यान से समझिए, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है ये। चलिए, यहाँ पे हल्का धुंधला दिख रहा होगा, वो उतना मैनेज कीजिए बाबू। आप लोग अर्धसूत्री लिखे हुए हैं लोग, कौन सी देखिएगा उसको। चलिए यहाँ समझिए मेन टॉपिक। मेल हो या फीमेल हो, आपको भी पता है फीमेल में 46 क्रोमोजोम होगा है, और मेल में भी 46 क्रोमोजोम होगा। लेकिन इस 46 की 2 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी भैया? एक होता है ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। और एक होता है ऑलोसोम। ऑलोसोम। ऑटोसोम की संख्या 44 और ऑलोसोम की संख्या 2। ये 2 कौन सा? अगर मेल है तो X और Y। समझ आ रहा है? अब ध्यान से समझो बबुआ, मेल में 46 होता है, लेकिन इसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कमेंट बंद कर दीजिएगा, वो ध्यान से समझिए। जो 44 होता है ऑटोसोम, और जो बच गए 2 वो होते हैं ऑलोसोम। ऑटोसोम हमारे शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। और ये ऑलोसोम है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग का निर्धारण करता है। मतलब ये यही डिसाइड करता है कि हम लड़का बनेंगे कि लड़की बनेंगे। अगर ये एक्स वाला पहले चला गया तो लड़की बना देगा, और वाई वाला पहले चला गया तो लड़का बना देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण किया जाता है तो लड़का मार देता है ऑप्शन ए, पिता के आधार पर। बकलवा, पिता के आधार पर। ऑलोसोम होगा तो पिता के आधार पर मार रहा है। पिता में तो यो है कि दादा में से लाए हो भाई। पिता कौन आधार पर मारता है? पिता के आधार पर। ऑलोसोम के आधार पर मार देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहेगा शरीर का निर्माण कौन करता है? तो 46 क्या है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को कितने भाग में? 2। क्रोमोजोम का 44 वाला को कहते हैं ऑटोसोम, जो शरीर बनाता है, और 2 को कहते हैं ऑलोसोम, जो लिंग का निर्धारण करता है। तो यही चीज तो महिला में भी होगा। अरे भैया, इसमें भी तो यही होगा। एक होगा आपका कौन सा? ऑटोसोम, ये क्या बनाएगा? शरीर बनाएगा। इसमें क्या है? 44। और एक होगा ऑलोसोम। ऑटो नहीं, ऑलो, यहां पे ऑलोसोम। अब आप बताओ बबुआ, ये भी कितना होगा? 2। लेकिन इसमें महिला में दोनों एक से एक हो जाएगा। रे बबुआ, एगो बात नहीं, देखो जरा ध्यान से। महिला में भी ये 44 गो ऑटोसोम है, और पुरुष में भी 44 गो ऑटोसोम है। इत्तेफाक से महिला में भी जो 44 गो जो पुरुष में होता है, वही महिला में भी होता है। यानी ये 44 और ये 44 सेम होता है। इसलिए महिला का ब्लड पुरुष में चढ़ा दो, महिला का किडनी पुरुष में लगा दो, पुरुष का फेफड़ा इसमें लगा दो, महिला का दिमाग पुरुष में दिमाग ठीक नहीं रहेगा, महिलाएं में रहने दीजिए। वो दिमाग पुरुष में लगा देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, महिला लोग बुरा नहीं मानिएगा, ध्यान से समझिए। मतलब उसकी शरीर एक जैसा रहता है। भले वो बिगाड़ लेती है तो क्या करना है, नाखून हेंगा निकाल लेगी, लगेगा जेसीबी का बकोटने वाला है इसे। पुरुष भी निकालेगा तो निकाल लेगा, कई गो लड़कों निकालता है सब
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिला में तो देखिए ये 44 को सेम होता है, लेकिन महिला और पुरुष में थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है, जैसे दाढ़ी मोछ की चेंजिंग। समझ में आ गया? ये ससुरा ये करता है, ये जैसे शरीर की बनावट में डिपेंडिंग, उनके पास ओवरी होता है, उनके पास यूट्रस होता है, ब्रेस्ट होंगे, मेल के पास ये सब चीजें नहीं होते, क्योंकि वो मेन डिसाइड कौन करता है? ऑलोसोम करता है। इसका मतलब महिला और पुरुष में 95% मैटर सेम है दोनों में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 2% मैटर, 5% मैटर अलग है, जो किसकी वजह से हुआ? ऑलोसोम के वजह से। अब बबुआ समझो अर्धसूत्री विभाजन, यहां बढ़िया से समझो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन में होता है, जब बच्चा जन्म लेता है। तो अब बचवा को जन्म ले आते हैं लोग, तो ये बबुआ बताओ, हम यहाँ से 44 उठा लियाएंगे, यहाँ से 44 उठा लेंगे, तो बचवा में तो 88 हो जाएगा, वो राक्षस हो जाएगा, 12-13 को हाथ पैर हो जाएगा, स्पाइडरमैन में ओकर इक्का स्पाइडरमैन हो जाएगा। समझ में क्या? देखेंगे नहीं स्पाइडरमैन, ओकर इक्का रहता है, कई वो हाथ पैर होता है उसका। तो बबुआ एम से हम कै गो ले आए? बोल बबुआ कै गो लिया एम से? ऑटोसोम में से कै गो ले आए? हाँ 22 गो ले आए। ऑटोसोम में से 22 गो। आई इनके महतारी में से कई गो लिया है? महतारी समझते हैं, बिहार में मम्मी को महतारी बोला जाता है। महतारियों में से कई गो लिया है? भैया एहू में से हम ले आए 42 गो। कई गो हो गई लो? 44 गो। 44 गो हो गया। हाँ बचुओं में कई गो ऑटोसोम? 44 गो, यानी बचुओं में हाथ पैर सलामत रहेगा। समझ में आ गया? अब ये बताओ बबुआ, हाई ऑलोसोम में से कई गो लिया? दोनों एक्स उठा लाए? अरे कोनो उठाएंगे एक गो, दो में से एक गो उठाएंगे, और दोनों एक कैटेगरी का है। दोनों कितना कैटेगरी है? एक कैटेगरी का। हम दोनों हाथ में बादाम रख ले, कह देंगे कोनो एगो उठाइए, तो भैया हई उठाओ चाहे हई उठाए, बताइए तो बत्ते एक गो है, ये एक कैटेगरी का। तो हेऊ में से एगो लेते आते हैं, तो ए में से लेते हैं हम एक्स वाला। कौन वाला? एक्स वाला। अब आप बताओ बबुआ, हाई ऑलोसोम में से कोनो एक गो ना जाएगा? एक गो जइबो, दूगो ना जीतो, तो एक को जाएगा। अगर यहां से हम भेज दिए एक्स वाला, तो ई हो जाएंगी बबुनी। समझ में आ गया? और यहां से अगर चल गया वाई वाला, तो ई हो जाएंगे बबुआ। किसी को दिक्कत? ये दोनों को जोड़ के देखिए, 2 गो हइयो हो गया, तो 44 एने और 2 एने, टोटल कितना हो गया? 46। तो जो बबुआ हुआ है झुनझुना, ओकरों में 46। तो अर्धसूत्री में देखो बबुआ, अर्धसूत्री में ऑटोसोम का भी आधा, ऑलोसोम का भी आधा, ऑटोसोम का भी आधा, ऑलोसोम का भी आधा, हो गया आधा। इसीलिए इसे करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बबुआ को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है? किसी को दिक्कत? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। सब लोग बता रहे थे कि सर 44 में से 22 आएगा, इस 44 में से 22 आएगा, इस 2 में से 1 आएगा, इसमें से 1 आ जाएगा। चलिए वेरी गुड। चलो भाई देखो, ये क्या कहते हैं सर, क्वालिटी कम हो गया भाई, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, कम हो जाए तो ही दिक्कत। चलिए ध्यान से समझिए बबुआ, वीडियो की क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन पढ़ाई की क्वालिटी ना कम होने देंगे, इतना ध्यान से समझिएगा। समझिएगा? अब वो क्वालिटी का प्रॉब्लम क्यों है? वो जहां आप है ना, वहां पे नेट का प्रॉब्लम होगा। जहां आप हैं वहां नेट का प्रॉब्लम होगा। और वैसे लड़के जिनके यहाँ नेट का प्रॉब्लम नहीं, उनके क्वालिटी सही है। यहां से हम लिंक दे रहे हैं आपको 360p पर, 360p पर दे रहे हैं। हाँ, और अगर आपका नेट खराब रहेगा तो ये चल जाएगा 244 पर या 144 पर, 260 या 144 पे चला जाएगा। हम यहां से इतना ही दे रहे हैं। आगे समझिए, सब अर्धसूत्री विभाजन समझ में आ गया? अरे बबुआ बोलो, ये कौन कहता है ज्योग्राफी का फी कम कर दीजिए? आगे आइए, आप विकलांग हो जाइए, हम फ्री में पढ़ा देंगे। विकलांग लोग का फ्री रहता है। अब इसमें आगे देखिए ध्यान से, मजा आ गया? हाँ बाबू, पढ़ाई में मजा आता ही है। आप पढ़ाई करेंगे ना तो आप सबको छोड़ देंगे, उन्हों को छोड़ देंगे। चलिए आगे, अभी इसमें बहुत चीज बाकी है समझाना। चलिए देखिए, यार यूपीएससी चाहे तो बीपीएससी में जाओ भाई, कहीं भी जाओगे यही पूछेगा। ऐसा थोड़े पूछेगा कि यूपीएससी में जाओगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, ऐसे यूपीएससी में ऐसे हो जाएगा क्या? इतने रहेगा? चलो बबुआ देखो ध्यान से, एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है। कैसा हो सकता है? पहले एक दूसरा बात बताइए, फिर वो बात बताइएगा। अगर हमारे आप में जिसमें भी कितने ऑटोसोम है? 44, जो हमारे शरीर का निर्माण किए हैं। और हमारे आप में लड़की महिला जो भी हैं, कितने ऑलोसोम है? 2। अगर किसी व्यक्ति के ऑटोसोम में दिक्कत आएगा
तो उसके शरीर के बनावट में कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब आप में से कितने लोग हैं जिनके छांगुर है, किसी का 2 आंख है, कोनो का पोंछ है, ये सब है, तो समझ जाइएगा वो बबुआ के ऑटोसोम में दिक्कत है, क्योंकि उसका शरीर टेढ़ टाढ़ हो गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? शंकर जी की 3 आंखें थी, हनुमान जी के पोंछ थे, तो ये लोग मानव थोड़े थे, लोग ये लोग भगवान थे लोग यहाँ पे। समझ रहे हैं ना? कि आप इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा। कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो किसी चीज को एकदम पकड़ लेते हैं कि खान सर आप शंकर जी को क्यों बोले? अरे भाई, शंकर जी जैसे आपके लिए आदरणीय है, हमारे लिए भी आदरणीय है। एक्चुअली क्या है कि आप लोग देखे हैं, हम अगर वही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको थोड़ा बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाता है, अन्यथा हमको ये सब चीजें बोलने से कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्या कीजिएगा, किसी का सोच इतना नीचे होता है कि आप मतलब वो हमेशा गलत चीज समझेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? आखिर हनुमान जी की भी था, हनुमान जी मानव श्रेणी में थे ना, तो वानरी सेना के थे, पूरा उन्हीं के अंडर में था। तो इसको आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। रिलीजियस कमेंट हम नहीं करते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब जिसके जिसके ऑटोसोम में दिक्कत है उसका शरीर थोड़ा दूसरे डिजाइन का होगा। होगा कि नहीं होगा? आप में से किसी का दिक्कत है तो बोलिए कमेंट करके। डबल बच्चा कैसे हो जाता है? रे भाई वाह, रिप्रोडक्शन में समझियो ना रे भाई। देखो यही एक होता है आप लोग में, जैसे लड़का समझने लगता है ना, वो खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन पूछने लगता है। इसका मतलब आज अच्छे से समझ रहे हैं आप। चलो देखो भाई, यहाँ समझिए, इसमें दिक्कत, अगर मान लीजिए इसमें दिक्कत तो शरीर में दिक्कत, और अगर ससुरा ऑलोसोम में दिक्कत हो गया तो वो हो जाएगा हिजड़ा। क्या हो जाएगा? हिजड़ा हो जाएगा। तो आप में से कमेंट करके बताइए ऐसे कितने लोग हैं जिनके ऑलोसोम में दिक्कत है। कमेंट करके देखो, इसको स्पेशली कमेंट देखना चाहिए इसका। कौन है सर? कोई ऑप्शन बताइए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कोई नो सर। अरे भाई कोई तो यस बोलो। देखिए लेस्बियन, गे, एलजीबीटीआई, ये सब का एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं उसको। हालांकि इसमें भी पढ़ा देंगे जब रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब। आप में से बहुत लोग को लग रहा है कि हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। भैया ये कोशिका चैप्टर है। सच में अभी रिप्रोडक्शन कहाँ से शुरू हो जाएगा? टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? हाँ अच्छा चलिए, किसी को दिक्कत नहीं है, समझिए। बाबू लोग, आप लोग को कितनी बार समझाए 3 बच्चे कैसे हो जाते हैं? ये सब रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, कोशिका का मत समझिए। अब आपको बायोलॉजी समझ में आ रहा है तो इसका मतलब कौन सी हमको कहां से कहां उठा के लेके चल जाएंगे। देखिए अब एक चीज ध्यान से समझिए, जब कभी भी रिप्रोडक्शन होता है, एक क्वेश्चन अजीब पूछा था, लड़का हिल गया था। कैसे कि असूत्री विभाजन, यहां देखिए, असूत्री में 1 2 में बढ़ जाता है, एक कोशिका 2 में बढ़ जाती है। समसूत्री में भी 1 कोशिका 2 में बढ़ जाती है, तभी ना भरपाई करेंगे। मान लीजिए 1 कोशिका टूटा, 1 कोशिका मान लीजिए यहाँ टूट गया, उसकी भरपाई करना है, तो हयो टूट के 1 में बन जाएगा। भैया यो अपन जगह खाली कर देगा। ऐसा नहीं ना होता है कि भैया अगर मान लीजिए यहाँ का टूटा, तो इसकी भरपाई करने के लिए समसूत्री विभाजन से हमें भी 2 भाग में टूटना पड़ेगा, ताकि टूट कर एगो उसका जगह। तो समसूत्री विभाजन में भी 2 गो टूटता है, अर्धसूत्री में भी असूत्री में भी 2 गो टूटता है। यानी इन दोनों में एक समानता है कि ये 1 से 2 बन जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन अजबे पूछा था ससुरा, दिमाग हिल गया था लड़कों का। कहा था कि अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका कितनी भाग में टूटती है? तो लड़का मार दिया आधा। अरे भैया आधा ना रे, 4 भाग में। तो कहेंगे कि मास्टर साहब सनक गई लो, ये एकदम सनक गई लो खान साहब। देखो बबुआ 4 गो कैसे, देखो ये बाबूजी के ऑटोसोम में एगो विभाजन यहाँ हुआ, याद रखो एगो, इसका आधा पेयर यहाँ आया, एगो हो गया यहाँ। देखते रहो बबुआ, देखते रहो तू। बाबूजी के ऑटोसोम में से एगो विभाजन हुआ और बाबूए जी के ऑलोसोम में से एगो विभाजन हुआ, तो 2 गो तो ही हो गई लो बाबूए जी में। एंगन इनके महतारी में भी होगा, महतारियों में से ही एगो विभाजन हुआ। अरे कहाँ गई लो महतारी वाला? अरे भाई ये मैंने यही समझिए, यहाँ पर ऑटोसोम में भी होगा और ओलोसोम में भी होगा। तो महतारियों में 2 गो विभाजन है, बाबूजी में 2 गो विभाजन। ये विभाजन का जो रेशियो है वो रेशियो आधा आधा का है, लेकिन विभाजन 4 जगह हो रहा है। को जगह? 4 जगह। तो वह कौन सा ऐसा विभाजन है जिसमें कोशिका, 1 कोशिका टूट के 4 का निर्माण कर देती है? अर्धसूत्री विभाजन। कितने रेशियो में टूटती है? 2 रेशियो में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तब तो और अच्छा है। समझे में नहीं आएगा तो सवाल नहीं पूछेंगे, इसे समझ में आ गया होगा, अगर दिमाग यही होगा तब। और दूसरे को सोच रहे होंगे लोग तो नहीं आ रहा होगा। अर्धसूत्री विभाजन में 1 ठो कितने का निर्माण कर देती है? 4 ठो का। समझ में आ गया आप लोग अर्धसूत्री विभाजन। बाकी इसका चीज रिप्रोडक्शन चैप्टर में है।
सर जी वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन पूछे, वही बताने वाले थे। देखिए एगो लड़का पूछ रहा है कि सर देखो देखो भाई कहाँ पूछ रहा है वो पहले समझो। कह रहा है कि सर यहाँ से 22 गो गया ठीक है, यहाँ से 22 गो आ गया ये ठीक है, ये तो 44 गो पूरा हो गया यहाँ तक ठीक है, यहाँ से x आ गया और यहाँ से ये दोनों चल गया तो सोच रहा है यहाँ तो 3 गो हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। उसका क्वेश्चन पूछने का यही था कि सर अगर ये दोनों चल गया तब भैया अगर दोनों चल जाएगा तो 46 तो होगा नहीं, 47 को हो जाएगा। तो जब कभी भी अर्धसूत्री विभाजन के समय, ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाए या घट जाए तो ऐसी घटना को हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहते हैं? सिंड्रोम। कौन सा क्या कहेंगे? सिंड्रोम। जब कभी भी समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोजोम की संख्या बढ़ जाए या घट जाए, इसे हम लोग कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहेंगे? सिंड्रोम। तो ये घटना क्या कहलाएगी? सिंड्रोम। अब वो जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे ये बचवा पैदा कौन सी होगा, हिजड़ा होगा। हिजड़ों में देखिएगा 2 तरह का, एक ऐसा हिजड़ा होता है सर लगता है एकदम सुंदर लड़की है, और एक हिजड़ा होता है ससुर बड़ी खतरनाक लगता है, फांसी देने वाला जल्लाद है, ट्रेन में मांगेगा सब पैसा नहीं दीजिएगा तो उल्टा सीधा गरिया देता है सब, उठा के सुतल रहेंगे तो कहें हमार दुल्हा उठो उसको पैसा नहीं देंगे तो भगा दे। तो वो बायोलॉजी में बताएंगे। अभी यहाँ समझिए, क्रोमोजोम की अनियमितता, इनरेगुलरनेस इन द क्रोमोजोम इन मियोसिस इज नोन एज सिंड्रोम। अर्धसूत्री विभाजन में क्रोमोजोम का बढ़ जाना, और ऐसा भी तो होगा ससुरा ये गईबे नहीं किया, खाली वही आ गया तो घट जाएगा। तो बढ़ जाना या घट जाना, इन दोनों क्रिया को हम क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। और आप बबुआ तो खूब अच्छा से पढ़े होंगे, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोनो घट गया, चाहे 44 में से 42 गो गया, चाहे 2 गो में से 1 गो गया, चाहे दोनों चल गया, चाहे नहीं गया। समझ में आ रहा है ना? हाँ, इसे क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। सिंड्रोम, अरे भैया सिंड्रोम देखिए, सिंड्रोम को हिंदी इंग्लिश दोनों में सिंड्रोम कहते हैं। अब अगर आपसे हम कहें कि सिंड्रोम की एक अक्षर में परिभाषा बताइए, तो सिंड्रोम वो क्रिया होती है जिसमें क्रोमोसोम या तो ये ससुरा 46 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, या तो ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को कुछ और ही लिख दिया, सोम, या तो ये 46 से घट जाएगा, हो गया। दिस इज नोन एज सिंड्रोम। क्रोमोजोम का बढ़ जाना, क्रोमोजोम का घट जाना सिंड्रोम कहलाता है। अब इसमें 3-4 टाइप के सिंड्रोम याद रखेंगे आप लोग। एक हो गया डाउन सिंड्रोम, एक हो गया क्लिनीफिल्टर सिंड्रोम, एक होता है टर्नर सिंड्रोम, एक होता है आपका पटाउ सिंड्रोम। ये टाइप के कुछ सिंड्रोम हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। सिंड्रोम समझ में आ रहा है आप लोग को? आगे बढ़े, सिंड्रोम समझ में आ रहा है? चलिए इसको फटाफट देख लीजिए आप लोग, फिर सिंड्रोम के बारे में बताते हैं। यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक में? आगे बढ़े, सिंड्रोम बता दिए। चलिए अब आगे देखिए, आप कमेंट छोड़िए आप लोग। अब देखते हैं हम लोग, ओहो, टर्नर सिंड्रोम, एक होता है क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। देखो बबुआ, इसमें हो जाता है 45, इसमें हो जाता है 47, ये होता है फीमेल में और ये होता है मेल में। अब दोनों में एक के समस्या हो जाती है, ध्यान से समझिएगा। सिंड्रोम उसे कहते हैं जब क्रोमोजोम में अनियमितता आने लगती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंड्रोम।
क्रोमोजोम में आने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। अब इसमें कई टाइप के सिंड्रोम होते हैं, जिसमें एक होता है आपका टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोजोम की संख्या 45 हो जाती है। एक होता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, इसमें हो जाती है 47। ये मेल में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है। इसमें समस्या क्या होती है, फीमेल की साइज छोटी हो जाती है, उसमें बाजपन देखने को मिल जाता है, उससे बच्चे ही पैदा नहीं होते हैं। तो ये हो गया आपका किसमें, टर्नर सिंड्रोम में, समझा गया। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम ये किससे, मेल में हो जाता है। इसमें मेल जो होता है नपुंसक हो जाता है। नपुंसक का मतलब देखिए, नपुंसक और हिजड़ा में अंतर होता है। हिजड़े जो होते हैं ना, उनके पास मतलब वो शारीरिक रूप से ही वो पुरुष नहीं होते हैं, लेकिन नपुंसक वो होते हैं जो पुरुष होते हैं, लेकिन उनके अंदर मतलब वो सेक्सुअल क्षमता बहुत कम होती है, ना बराबर होती है, उन्हें नपुंसक कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, नपुंसकता कहा जाता है। नपुंसक व्यक्ति मतलब उसके पास मतलब पुरुष रहेगा, लेकिन उसमें सेक्सुअल क्षमता नहीं रहेगी, तो उसे क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो ये पुरुष में हो गया, ये किस में हो गया, महिला में हो गया। अब आप खुद देखिए, इसमें क्रोमोजोम 46 नहीं है, 45 है, इसमें क्या है, 47 है। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्रोमोजोम होते हैं। क्रोमोजोम की अनियमितता को क्या कहते हैं लोग, सिंड्रोम कहते हैं। अब एक हो जाता है आपका डाउन सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम जो होता है ना, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। ये अजीब टाइप का होता है डाउन सिंड्रोम, ये आप लोग भी देखे होंगे, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसमें भी 47 होता है। ये मेल में भी हो सकता है और फीमेल में भी हो सकता है डाउन सिंड्रोम। ध्यान से देखिए, मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है डाउन सिंड्रोम। इसमें ना डाउन सिंड्रोम में शरीर अजब हो जाता है, अजीब डिजाइन का सर, होठ हो ऐसे मोटा होकर परोरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हाफसी टाइप का, कुबड़ निकल जाएगा यहाँ पे शरीर में, देखिएगा ना ऐसे कुबड़ निकल जाएगा, इस टाइप का चलता होगा सब। यहाँ मेल फीमेल दोनों में होता है। इतना बड़का जैसे बैल का ऐसे नहीं निकल जाता, वैसे निकल जाएगा, ऐसे चलेगा सब यहाँ पे। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। किसी को कोई दिक्कत, मेल फीमेल दोनों में हो जाता है, मंगोलाइट वगैरह हो जाते हैं सब। एक होता है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम इसमें भी 47 हो जाते हैं। पटाऊ सिंड्रोम में कितना हो जाता है, 47 हो जाते हैं। इसमें आप देखेंगे ना, होंठ जो होता है ना ऊपर का कटा होता है। कई लोग को देखा ना, होंठवा ऊपर का कटा रहा है, ऐसा कोई देखो यहाँ, ये भी क्या है भैया, सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है। तो सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि भैया क्रोमोजोम जो है ना, अगर 46 से बढ़ गया या घट गया, इसे क्या कहेंगे, सिंड्रोम कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत। ये 4 सिंड्रोम मेन याद रखेंगे। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होगा, क्रोमोजोम क्या हो जाता है, घट जाता है, बांझपन देखा जाता है। क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम क्रोमोजोम बढ़ जाता है, ये पुरुषों में देखा जाता है, नपुंसकता। आपका ये डाउन सिंड्रोम मेन फीमेल दोनों में होता है, क्रोमोजोम बढ़ जाता है, इसमें मंगोलाइट हो जाता है। मंगोलाइट मतलब घावसी टाइप का हो जाएगा, होंठ हो जाएगा एकदम मोटका मोटका, परोरा ऐसा कुबड़ टाइप का ऐसे निकल जाएगा यहाँ पर, वो हो जाता है। पटाऊ सिंड्रोम में होंठ ऊपर का कट जाता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोशिका चैप्टर जो हो गया, इति शरीर एवा खंडे, कोशिका चैप्टर का। इसके बाद आता है आपका उत्तक। उत्तक क्या होता है सर, कोशिका सिद्धांत का पालन वायरस नहीं करता है। आगे देखिए, फिजिक्स का क्लास, हाँ बाबू फिजिक्स का भी क्लास लेना आप लोग को। देखिए हम ध्यान से अब नोटिस सुनते हैं लोग। कितना टाइम है बैच में, 10 मिनट टाइम है, रिवाइज करा देते हैं और उसके बाद से आपको कुछ बता देते हैं। एक सेकंड, देखिए बाबू अब फिजिक्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आज कितना 10:30 हो गया। 11 बजे से आपका पॉलिटी का क्लास चलेगा, 11 से 12:30 वो हो जाएगा। फिर 1 बजे से आपका मैप का क्लास चलेगा। आपका 2 बैच का अलाउंस करना, आपका फिजिक्स कब लेंगे और दरोगा वालों के लिए टॉनिक बैच कब लेंगे। तो दरोगा वाला देखिए, टॉनिक बैच जो होगा दरोगा का, वो 6 PM से, कल से, कल कौन सा दिन है, मंगलवार, मंगलवार है, ध्यान दीजिए आप लोग, मंगलवार है कल दरोगा के लिए। यहाँ पे कल 6 PM से जो भी बिहार दरोगा या कोई भी टॉनिक बैच है। टॉनिक बैच कैसे होता है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि आप जितने लड़के नए हैं जो टॉनिक बैच नहीं पढ़ते हैं, जो पटना वाले होंगे जानते होंगे, जैसे ये कोशिका है ना, तो कोशिका से हम 20 क्वेश्चन दे देंगे टॉनिक बैच में। अब उसमें क्या है कि उसी क्वेश्चन के बहाने आपको सब कुछ समझा देंगे। जैसे सपोज कर देंगे, उसमें एक क्वेश्चन देंगे कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम 45 से घट जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मरवा देंगे, इसमें क्रोमोजोम 45 हो जाते हैं। अब उसके बाद वही सब समझा देंगे कि क्रोमोजोम का बढ़ जाना या घट जाना सिंड्रोम कहलाता है। ये 4 टाइप के सिंड्रोम होते हैं, जैसे अभी बता रहे हैं वैसे वहां बता देते हैं। तो टॉनिक बैच क्या है, जैसे आदमी कोई बीमार पड़ जाता है, उसको ठीक करना है तो टॉनिक पिया दो, टन आ जाता है, वैसे ये टॉनिक बैच है। ये कल से चालू होगा दरोगा का।
दरोगा। समझ में आ गया? इसके लिए आप लोग को कितना फीस लिया जाए आप ही लोग बताइए फटाफट, कमेंट करके बताएंगे। आप जितना बोलेंगे हम उतना रख देंगे। हाँ, दरोगा का जो दरोगा पीटी, बेवकूफ कह क्या, दरोगा पीटी अभी नहीं लेगा, आप यही पढ़िए एकदम बढ़िया से टॉप करके आइएगा उसमें। दरोगा पीटी के लिए क्रैश कोर्स कौन करेगा? ये जो यही आप लोग जो है ना रेलवे का जो एग्जाम ले रहे हैं ना, आप लोग यही दरोगा में इससे ज्यादा साइंस पूछेगा वो। दरोगा दरोगा चिल्लाता है लो, इसमें पढ़िए आप, फिर सब्जेक्ट वाइज पढ़ लीजिए। एक कितना फीस ले ले? एक कह रहा 200, 11, 99, 25, 50। अरे भाई 10, ये क्या न्योता लिखवा रहा है लोग भाई? चलिए, इसमें से बहुत लड़का लोग का कमेंट, कई को इसमें अमीरों है सब, कह रहा है 5,000 ले लीजिए। वाह रे भाई वाह, 5,000। नहीं भाई, सबको ध्यान में रख के पढ़ाना है। देखिए आप लोग जो इनरोल हुए हैं, मतलब आप लोग हमारे ऊपर एक विश्वास किए कि चलो भाई सर ने बताया, बहुत से चीज़ों को आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करके अभी तक चल रहे हैं। जैसे आप भी देख रहे हैं कि आप लोग का कॉल उतना नहीं रिसीव हो पा रहा है क्योंकि अभी स्टाफ सबकी कमी ही है। तो आप बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते हो आप लोग, ठीक है? तो एक काम करते हैं कि हम इसको आप ही लोग को ये अलाउंस कर रहे हैं और किसी को अलाउंस भी नहीं कर रहे हैं। ये हम आपको ये फीस रख देते हैं, कितना रख दें? इससे मतलब नीचे देखिए, गुरु दक्षिणा जरूरी होती है इसलिए हम ले रहे हैं। 11 रुपया मेरा सर्वर का कॉस्ट नहीं लगेगा, इसमें 28% जीएसटी सरकार लेके चल जाएगी, 2% बैंक वाले लेके चल जाएंगे, इसमें हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बाकी आपका 20% सर्वर वाला लेके चला जाएगा। लेकिन एक होता है ना कि गुरु दक्षिणा जरूरी रहता है, तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे 11 रुपया ले रहा है, इससे कम में पॉसिबल ही नहीं है। आप भी समझते हैं, बेवकूफ़ तो है नहीं आप। ऑनलाइन कोई भी चीज़ लेंगे आपको सरकार टैक्स काटे के पैसा देती है। आप लोग देखते होंगे आपका पेमेंट कभी कभी फंस जाता है, आप आज पेमेंट दीजिएगा कल मेरे पास पहुंचता है, वो सरकार के पास रहता है, उसने जीएसटी काटती है। तो ये सारा सोच साच के आपको यहाँ दे दिया गया। हमको इसमें से मोटा मोटी बचेगा आपका मतलब 4 रुपया गुरु दक्षिणा के रूप में। तो आप लोग के लिए 11 रुपया का ये बैच है। अब इसका एडमिशन कब चालू होगा, कब चालू कर दे? आज शाम को चालू कर देंगे 5 बजे, 5 PM पर आज से चालू हो जाएगा। लेकिन आज से नहीं, मतलब 3 बजे के बाद चालू होगा, 3 PM से, ठीक है? आज से ये 3 PM से 11 रुपये में हो जाएगा। कल 6 PM से इसका क्लास चलेगा। इसका क्लास लंबा चलता है, बहुत 4-5 घंटा चलता है इसका क्लास, ठीक है? इसमें मेन क्वेश्चन को आपको समझा दिया जाता है, इससे कम फी में पॉसिबल भी नहीं है। समझ में आ गया? खुश हैं आप लोग? थैंक यू। चलिए भाई सब लोग इकोनॉमिक्स का भी क्लास ले लेंगे। हाँ बाबू ले लेंगे, 10 तारीख के बाद, 10 अक्टूबर के बाद इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री का भी क्लास आ जाएगा। चलिए बाबू 11 रुपया बहुत है। चलिए, बिहार का लड़का है सभी, सब 11 कहिएगा तो कहेगा सर 1 रुपया ले लीजिए। इससे बहुत बदमाश होता है। चलिए आगे बढ़ जाए, अगला देखते हैं लोग। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग को भी देखिए, हम भी समझ रहे हैं आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए अब फिजिक्स का क्लास आप लोग का कब से होगा? ये फिजिक्स का क्लास का अलाउंस हम कल करेंगे, ठीक है? कल संभवतः हम ये भी बता देंगे कि कल कितने बजे लेंगे, क्योंकि दोनों दिन मंगलवार ही है। हम फिजिक्स का भी डेट का अलाउंस कर देंगे, ठीक है? आगे बढ़े, आज के क्लास को आप सब समझ गए होंगे। अब आप कोशिश कीजिएगा, आप ये मत सोचिएगा कि हम अब एक स्टूडेंट हैं। कोशिका चैप्टर के मामले में अब आप एक टीचर हैं। कोशिका के मामले में क्या, आप एक टीचर हैं। आप एक अलग क्लासरूम में जाइएगा और एक 100-200 रुपये का एक बोर्ड मिलता है, व्हाइट बोर्ड, मार्कर वाला व्हाइट बोर्ड, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है, 100-200 का मिलेगा आपका। एक मार्कर ले लीजिएगा, व्हाइट बोर्ड मिलेगा, अकेले कमरे में रहिएगा, उसको पढ़ाइएगा, देखिएगा कि देखिए बाबू कोशिका क्या होता है। फिर आपके दिमाग में आ जाएगा स्ट्रक्चर कि सर पढ़ाना कैसे है, कहाँ से शुरू करें, तो आएंगे हाँ कोशिका को नाम होता है साइटो मैंने कोशिका होता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, खोज कौन किया था। तो जिस दिन आप ये टीचर की भावना आ जाएगी ना, उस दिन आपके ऊपर एक मेंटली प्रेशर रहेगा। तो आप ये करते रहिए। अब आप कोशिका के मामले में अब आप क्या हो गए हैं, टीचर हो गए हैं। अब आप एक तो बोर्ड ले लीजिए, उसी पे पढ़ाते रहिए और खाली टाइम पे उसी पे रख के मैथ बनाते रहिएगा, फालतू थोड़ी जाएगा आपको। समझ में आ रहा है आप लोग का? कल आप लोग का दरोगा का क्लास कितने बजे है? 6 बजे, 6 PM से दरोगा। आगे बढ़े, अब कल मिलेंगे हम लोग। अब कल क्लास करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।